पूरे YouTube पे सर्च कर लेना, ऐसा डिटेल लेक्चर सेल चैप्टर का क्लास 9 तक कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने खुद इस चैप्टर को 30 दिनों तक स्टडी किया और तब जाके ये 2 से ढाई घंटे का लेक्चर बना रहा हूँ। अगर आपको पूरा वीडियो नहीं भी देखना है तो जो टॉपिक आपका वीक है उस टाइम इस टाइम पे आप डायरेक्ट पहुंच सकते हैं और उसको देख सकते हैं। अगर समझ ना आए ना तो मुझे बताना, मैं यही खड़ा हूँ। यार ये जितने भी डाउट्स है ना आपके कि ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये प्लास्टिड क्या होता है, भाई ये वैक्यूल्स क्या होता है ये समझ नहीं आता, लाइसोसोम, भाई ये सुसाइडल वैक्यूम बोलने लग रहे हैं, इसको समझ ही नहीं आ रहा। ये सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे आज यहीं पे। और हाँ, ये जो चैप्टर है ये क्लास 9 के लिए हमारे चैनल पे लास्ट लेक्चर होने वाला है। और अगर आपको साइंस के और लेक्चर देखने क्लास 9 के तो आप आई बटन पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है रोबोट हुक से। रोबोट हुक यानी रोबोट बाबा, रोबोट हुक बाबा। तो क्या होता है ना, यहाँ पे हुक बाबा क्या, जैसे हम क्या करते हैं स्कूल के पीछे वाले पार्क में जाते हैं, वहां पे हम क्या करते हैं ना, वहां पे लिख के आ जाता है पेड़ के ऊपर की नेहा लव्स अमित, ऐसे करके कुछ लिख के आ जाएंगे। तो वहां पे ना क्या करा, रोबोट हुक घूमने गए। रोबोट हुक ने बोला यार एक बार घूम के आते हैं पार्क में, बच्चे कर क्या रहे हैं देखते हैं एक बार। तो वो वहां गए, उन्होंने पेड़ की छाल में देखा यार ये बच्चों ने क्या लिख रखा है इसके ऊपर। फिर उसके बाद वो गए अपने लैब में, गए माइक्रोस्कोप में जूम करके देखा, जूम। तो जब उन्होंने जूम किया, यार क्या हुआ ना, वहां पे उनको छोटे छोटे कमरे दिखने लग गए। छोटे छोटे कमरे जब उनको दिखे, देखो जो बाहर पेड़ का जो तना होता है जहां पे आप लिख के आ जाते हो ये सारी चीजें, कोई भी लिख के आता है, मुझे पता आप नहीं लिखते बट कोई ना कोई लिखता है। तो क्या होता है उसमें, उसको उन्होंने निकाला, उसको बोला कि वो छाल है पेड़ की। उसको उन्होंने जब जूम करा तो देखा भाई उसमें तो छोटे छोटे कमरे दिख रहे हैं। अब कैसे कमरे दिख रहे थे उसके अंदर, तो उसके अंदर ना ऐसे कमरे दिख रहे थे, ऐसे ऐसे बहुत छोटे छोटे। ये क्या है, ये षटकोण, यानी इसको हम ना हेक्सागन बोलते हैं इंग्लिश में। तो हेक्सागन जैसा कुछ कमरा दिख रहा है, ऐसे ऐसे कमरे दिख रहे थे, छोटे छोटे प्यारे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे कमरे। आय हाय मजेदार कमरे दिख रहे हैं। उसने बोला यार ये कमरे कहाँ से दिखने लग गए। तो इन्होंने बोला ये कमरा कमरा क्या बोल रहा हूँ मैं इसको, ये तो हनी कॉम के छत्ते जैसा लग रहा है, तो क्या मैं इसको मधुमक्खी का छत्ता बोलूं ना। ऐसा करता हूँ मैं ना, इसको बोल देता हूँ कि ये ना सेल है। अब मैं सेल क्यों बोलूं इसको, क्योंकि सेल का मतलब छोटा कमरा होता है, ये छोटा कमरा है कि नहीं, तो इसको उन्होंने बोल दिया सेल। अब जब उन्होंने सेल बोला, सेल ही क्यों बोला अब आप ये बोलोगे, तो मैं उनकी भाषा में ना छोटे कमरे को सेल बोलते थे, सिंपल, इसीलिए हमें सेल पढ़ना पड़ रहा है ना। तो वो छोटा कमरा है। फिर उन्हें बाद में पता चला यार मैंने ये कोई छोटी चीज नहीं करी है, ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई कि मैंने तो एक डिस्कवरी कर दी सेल की। बाद में उन्हें पता चला कि यार क्या, ये तो मैंने डेड सेल को डिस्कवर करा है। तो फिर क्या हुआ ना, एंटोनी जो थे ना, एंटोनी साइंटिस्ट, वो बोले यार ये तो सही है, इस बंदे ने डेड को डिस्कवर करा, क्या हो अगर मैं लिविंग को डिस्कवर कर दूं तो मेरा नाम हो जाएगा। तो एंटोनी भाई साहब आए, उन्होंने बोला कि यार ये देखो लिविंग सेल। उसने बोला मैंने लिविंग सेल को डिस्कवर कर दिया, लो अब देखो। तो यहाँ लिखा हुआ है, पहले देखते हैं, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क हनीकॉम स्ट्रक्चर लिटिल कंपार्टमेंट सेल बोलते हैं उसको। देखो जो थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क मिली थी ना जो रॉबर्ट हुक को, हनीकॉम स्ट्रक्चर जैसी थी, और वो लिटिल कंपार्टमेंट थे उसमें जिसको उन्होंने सेल बोला है ना, छोटे छोटे कमरे, कुछ नहीं है सेल, छोटा कमरा बोला उन्होंने, छोटे कमरे को बस। तो सेल की डिस्कवरी किसने करी, फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा, रॉबर्ट हुक बाबा। हमारा जो रॉबर्ट हुक बाबा है 1665 में, सोचो कितने पुराने जमाने की बात हो रही है, 1665 में उन्होंने बता दिया। अब बेचारे फंस गए, उन्होंने बोला कि ये तो डेड सेल है, यार क्या कर दिया मैंने। बट फिर भी उनका नाम तो चलता है भाई, नाम तो चलता है। डेड डिस्कवर किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पहली बार डिस्कवरी करी ना। फिर क्या हुआ, जो एंटोनी लिवेनहॉक है, आप ना सिर्फ एंटोनी याद रखो, एग्जाम में आपको ऑप्शंस मिलेंगे तो आप समझ जाओगे। एंटोनी लिवेनहॉक है, उन्होंने क्या करा, फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर कर दिया। यार उसने डेड को करा, मैं लिविंग को कर देता हूँ। अब क्या हुआ ना, जो रॉबर्ट ब्राउन है ना वो तो शांत नहीं बैठने वाले, उन्होंने बोला कि यार रॉबर्ट हुक कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, एंटोनी कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, मैं क्यों अपनी ईगो पे ये करूं, मैं क्यों अपनी इज्जत कम करूं, मैं भी कुछ डिस्कवर करूंगा, मैं भी करूंगा डिस्कवर। तो उन्होंने डिस्कवर कर दिया न्यूक्लियस को। उन्होंने बोला ये लो बेटा न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी मैंने। तो 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी उन्होंने। अब पुरकिंजे, छोटे मोटे मतलब साइंटिस्ट, हालांकि बहुत बड़े थे, ऐसा छोटे मोटे आए थे, कोई छोटे छोटा मतलब छोटे मोटे बाबा थे। उन्होंने क्या बोला, यार सब कुछ ना कुछ डिस्कवर कर रहे हैं, कोई लिविंग सेल डिस्कवर कर रहा है, कोई डेड सेल डिस्कवर कर रहा है, कोई तो न्यूक्लियस को डिस्कवर कर लिया, मैं भी कुछ करता हूँ, मैं क्या करूं, मैं तो डिस्कवर नहीं कर सकता, एक काम करता हूँ ना, नाम दे के चला जाता हूँ। मैं ना एक नाम दे के चला जाता हूँ, टर्म दे के चला जाता हूँ, प्रोटोप्लाज्म, जो कि 1839 में उन्होंने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया। ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इन्होंने बोला भाई प्रोटोप्लाज्म कुछ नहीं है, सेल के अंदर ना जेली भरी होती है, उसको मैं प्रोटोप्लाज्म बोलता हूँ। पुरकिंजे ने ऐसा बोला, टर्म प्रोटोप्लाज्म दिया। फिर उसके बाद यार ये तो ठीक है, तुम कह रहे हो कि सेल की बात कर रहे हो, सेल ये है वो है, छोटा कमरा है, रॉबर्ट हुक ने बोला लिविंग सेल की डिस्कवरी एंटोनी ने कर दी, लेकिन तुम एक काम करो,
मैंने तो बता दिया सेल है, बट अब तुम लिखो इसके बारे में। बाकी साइंटिस्ट पे छोड़ दिया, बाकी बाबाओं पे छोड़ दिया, देखो बाबा मतलब साइंटिस्ट, बाकी बाबाओं पे छोड़ दिया कि यार अब तुम बताओ इसके बारे में। मैंने तो अपना काम करके छोड़ दिया, मैंने बता दिया सेल है, अब बाकी तुम देखो क्या है क्या नहीं इसके अंदर। तो दो बाबा है साथ में, दो बाबा है, उनका नाम था सिल्डन और स्वान, साइंटिस्ट है। इन्होंने बोला अच्छा तो बता देता हूँ सेल के बारे में। ले, सेल की पहली बात यह है कि ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज ऑफ सेल। जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स है सारे के सारे, कोई के भी प्लांट्स एनिमल कोई से भी, वो सब किससे बने हैं, वो बने सेल से। ठीक, पता चल गया। दूसरा फिर वो कहते हैं कि यार ये जो सेल है ना, ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। लाइफ की बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब ये दोनों बात तो ठीक है कि इन्होंने बोल दी कि भाई सेल की ये बात है, खास बात है कि प्लांट एनिमल सेल में, बट रुडोल्फ फिरको वो इनकी बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने बोला हाँ यार तुम सही हो, ठीक है, ऑल द प्लांट्स आर कंपोज, तुमने दोनों बात सही बोली है, लेकिन तुम ना ये चीज नहीं बता पा रहे यार कि ये जो तुम कह रहे हो कि सेल है, तो ये सेल आया कहाँ से, ये तो बताओ मुझे। तो वो कहते हैं कि तुम ये तो बता दो भाई सेल आया कहाँ से। तो वो कहता है मैं ही बता देता हूँ, तुम तो नहीं बता सकते। तो रुडोल्फ विर्को ना सेल थ्योरी को थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं, यानी कि उसमें एक लाइन और ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं कि भाई सुनो, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी कि जो अभी जो सेल है वो पिछली वाली सेल से आई है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है, जो अभी की सेल है उसे इन्होंने बोला कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, सारी की सारी सेल्स अपनी पीछे वाली कोशिका से आई है, पहले वाली कोशिका से आई है। और वो किस प्रोसेस से आई है, सेल डिवीजन से आई है। ये चीज हम आगे देखेंगे, सेल डिवीजन वगैरह। अब ये तो पता चल गया कि जितने भी प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे सेल से बने, तो उनकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो होती है सेल, ये पता चल गया। तो क्या अगर सेल एक हो तो क्या वो बंदा जिंदा रह सकता है, यानी वो ऑर्गेनिज्म जिंदा रहेगा? और अगर सेल कई सारे हो तो जिंदा रहेगा? हाँ, अगर अकेला सेल हो ना तो भी जिंदा रह सकता है। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और जब मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाए, जैसे हमारे अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर ऐसा होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो इन दोनों में डिफरेंस जो है उसको ध्यान से समझते हैं कि ये है क्या, इसका डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस ये भाई, यूनिसेलुलर क्या होगा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल होंगे, जबकि मल्टी सेलुलर में मेनी सेल्स ग्रुप टुगेदर। और सारा का सारा, आप खुद बताओ, आप देखो, एक अकेला सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में एक अकेला सेल है, तो सारा काम बेचारे अकेले को ही करना पड़ेगा यार, सारा काम अकेले करना पड़ेगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर मतलब काम का बंटवारा नहीं है कि भाई एक थोड़ा काम तू कर ले, थोड़ा तू कर ले। भाई थोड़ा तू क्या होता है, एक ही बंदा तो है यहाँ पे, एक ही सेल तो है, तो सारा काम उसी को करना पड़ेगा। तो ऑल फंक्शन सिंगल सेल करेगी, जबकि मल्टी सेलुलर में बहुत सारी सेल्स है। तो भाई ऐसे बोलेंगे, सुनो 4-5 सेल्स, तुम सुनो, तुम ये काम करना है ना, मान लो तुम खाना लेके आना बाहर से, और 4-5 सेल बाकी की तुम ऐसा करना, खाना निकालना बाकी का, ठीक है, अलग अलग काम दे दिया सबको। तो यहाँ पे ना डिवीजन ऑफ लेबर है, काम का बंटवारा कर दिया कि भाई तू सेल है, तू कुछ और करेगा, तू कुछ और करेगा। तो डिवीजन ऑफ लेबर किसमें होता है, मल्टी सेलुलर में, काम का बंटवारा कर दिया गया। और देन उसके बाद एग्जांपल्स अगर हम देखें तो एग्जांपल्स तो देखो, एक तो हम है मल्टी सेलुलर, प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर है, कुछ फंजाई भी ऐसे होते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं, सम फंजाई, सारे फंजाई नहीं, कुछ फंजाई ऐसे होते हैं। और अगर यूनिसेलुलर की बात करें तो पढ़ा है ना, वो कौन है जो जिसका शेप चेंज होता रहता है बार बार, कभी टूई 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 करके अपना शेप चेंज कर लेता है, कौन है वो, अमीबा। तो अमीबा को तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो भाई वो यूनिसेलुलर है, एक ही सेल है बेचारा, तब भी जिंदा तो है, खाना वहीं से खाता है, निकालता भी वहीं से है। अमीबा के बारे में पता है हमें। और बैक्टीरिया भी ऐसा ही होता है, वो भी ऐसे ही हरकत करता है, वो यूनिसेलुलर है, वो भी सिंगल सेल्ड है। देन उसके बाद एक चीज मैं खास बताता हूँ आपको, ये जो मल्टी सेलुलर है ना, यानी हम एक्चुअल में जब बचपन में थे, अपनी माँ के गर्भ के अंदर जब हम थे, तो हम सिंगल सेल ही थे। हैं, ये क्या बोल रहे हो? हाँ सच्ची में, जब हम बचपन में थे अपनी माँ के गर्भ में, तो सिंगल सेल ही थे। वहां से हम डिवाइड होकर 2 से 4, 4 से 8 ऐसे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करें, तब जाकर के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बन के आए। ऐसा ही प्लांट्स में भी होता है, ऐसा ही सम फंजाई जो है वो मल्टी सेलुलर, जो भी बच गए सब में ऐसा ही होता है। तो मल्टी सेलुलर जितने भी है, यहाँ पे ये लाइन लिखिए, देखो, एवरी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कैम फ्रॉम सिंगल सेल। वो सिंगल सेल से आया भाई, कोई ऐसा कोई जादू करिश्मा नहीं हुआ है कि एकदम से क्या क्या हुआ कि भाई सिंगल सिंगल जोड़ता जा रहा भगवान और मल्टी सेलुलर बन गया। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा वो डिवाइड करे हैं, सिंगल ने डिवाइड करके 2 बनाया, 2 ने 4, 4 से 8 से 16, 32, 64, बाकी कमेंट में आप बता दोगे ठीक है। देन उसके बाद शेप और साइज की बात करें तो ज्यादा डिटेल में आपको जाना नहीं है शेप साइज की, आपको एनसीईआरटी के डायग्राम याद रखने की, कौन सा डायग्राम कौन सा सेल है वो याद रखना है। और नर्व टिश्यूज में जो नर्व वाला सेल है वो आपको स्पेशली याद रखना है।
3 लाइन है बस, आपको 3 पॉइंट याद रखने सेल शेप और साइज में। पहले तो ये याद रखना कि उसके फंक्शन जो है, सेल का शेप और साइज क्यों अलग अलग होता है, उसके फंक्शंस के अकॉर्डिंग। 3 चीजें कौन सी, वो 3 चीजें ये है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्मा, याद रखो। और सबसे बड़ा सेल, लार्जेस्ट सेल होता है एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच क्या कहते हैं उसे, सुतुर, हाँ शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट होता है। सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी, एग ऑफ ऑस्ट्रिच होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा। देन उसके बाद लॉन्गेस्ट सेल, सबसे लॉन्गेस्ट मतलब लंबा, लार्जेस्ट की बात नहीं हो रही, लार्जेस्ट यानी बड़े की बात हो रही है, लेकिन लॉन्गेस्ट यानी लंबे की बात हो रही है। तो लंबा कौन है, लॉन्ग कौन है, लॉन्गेस्ट कौन है, अरे नर्व सेल है, सिंपल, जो कि हमारे दिमाग में होती है, और वो दिमाग ऐसा जो कि आपके दोस्त में नहीं है। अपना एक छोटा सा काम करो, जल्दी से बैग पैक करके तैयार हो जाओ। क्यों, क्योंकि हम सब जा रहे हैं घूमने, हम दोनों, आप और मैं, हाँ आप और मैं घूमने जा रहे हैं। घूमने कहाँ, अरे कहाँ घूमने जा रहे हैं, आप तो कह रहे हो कि सेल पढ़ाओगे, अरे नहीं पढ़ा रहा सेल, हम घूमने जा रहे हैं। हम कहाँ घूमने जाएंगे, हम घूमेंगे सेल की दुनिया में, हम सेल की दुनिया में घूमने जा रहे हैं। सेल की दुनिया में जब हम घूमेंगे तो हमें ना कुछ चीजें वहां दिखेगी, हम सबको अच्छे से देखेंगे, उसके बारे में देखेंगे। जैसे अच्छा ठीक है, आपको मान लो आप साइंस म्यूजियम गए हो अगर, तो साइंस म्यूजियम में जब जाते हैं तो हम अंदर जाके देखते हैं, यार ये कंकाल किसका है, ये चीजें किसकी है, वो किसका है, ये चीजें किसकी है, अच्छा ये तो इस चीज का बना हुआ है, ये मेटल का बना हुआ है, ये नॉन मेटल का बना हुआ है, ऐसे करके पूरी रिसर्च करते हैं। जब साइंस म्यूजियम में जाते हैं, किसी भी जगह पे जाते हैं, साइंस म्यूजियम में जाना पसंद नहीं है, अच्छा ठीक है, फ्री फायर खेला है, पबजी खेला है, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें पूरी की पूरी जगह पे जाते हैं, सबको एक्सप्लोर करते हैं कि भाई इसमें कौन कौन से गन दे रखे हैं, कौन कौन से गन हमारे पास है, उसने हेडशॉट मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, है ना, ये सब पता है ना। देखो मैंने फ्री फायर नहीं खेला, बाकी आपको मेरे से अच्छा पता होगा, तो वो सब हमें पता होता है। वहां पे हम घूम के आते हैं तो हम सब चीज को डिटेल में देखते हैं। तो ऐसे ही अब हम जा रहे हैं सेल के अंदर घूमने। तो सेल के अंदर घूमने के लिए हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि भाई इसमें 3 ही चीज है बस, ये पूरी जो सेल है इसमें सिर्फ 3 ही चीज है, ज्यादा कोई दिमाग लगाना ही नहीं है। इसमें सिर्फ 3 चीज क्या है, 3 चीज है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर हमें एक बाउंड्री दिखती है, बाउंड्री, उस बाउंड्री को मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहता हूँ। और अंदर मुझे एक बॉस का कमरा दिखता है, बॉस का कमरा यानी उसके अंदर बॉस रहता है। भाई बॉस समझते हो, पूरी जो मालिक है, सेल का जो मालिक है कौन है, उस जगह का मालिक कौन है, उस जगह का मालिक है वो जो उसके अंदर रह रहा है, उस कमरे में रह रहा है, उस कमरे में रहने वाला उस कमरे का मालिक है। और फिर मैं देखता हूँ कि यार जो मालिक जहां रह रहा है और जहां पे दीवार की बाउंड्री है उसके बीच में भी तो कुछ जगह है, उसको भी मैं कुछ नाम दे दूंगा। तो चलो घूमने चलते हैं सेल में। जब मैं घूमूंगा तो मुझे ये दिखता है ना कि सेल में ना कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं, स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं, उसे मैं ऑर्गेनेल्स बोलता हूँ। अब ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, सबको एक एक करके ऑर्गेनेल्स को देखेंगे हम, क्योंकि मैंने बताया ना अभी तो हम ऐसे देख रहे हैं कि हमारे पास है क्या क्या, बाकी सबको डिटेल में देखेंगे हम। देन उसके बाद हमने देखा कि भाई यार सेल है ना, ये सेल में जब मैं जाता हूँ देखने तो मैं देखता हूँ कि बाहर एक बाउंड्री है। ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री को कुछ तो नाम देना पड़ेगा, इसको दीवार दीवार तो नहीं बोल सकते, अजीब सा लगेगा। तो सब दीवार ही बोलेंगे, पूरे साइंटिस्ट वाले बोलेंगे दीवार दीवार दीवार। तो सोचेगा ये वाला दीवार क्या, ये वाला दीवार जो यहाँ पे है ईंट का दीवार, ये नहीं। तो फिर इसकी बात नहीं हो रही। तो यहाँ पे अगर जो सेल होती है उसके बाहर एक बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री को बोला पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, शॉर्टकट में बोला पीएम, प्रधानमंत्री नहीं है, प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बीच में हमने देखा कि यार यहाँ ना बॉस का कमरा भी है, और बॉस का कमरा भी बड़ा भयंकर है। कैसा कमरा है, ऐसा कमरा है छेद वाली, उस कमरे की जो दीवार है बॉस के कमरे की, वो छेद वाली दीवार है। अब छेद वाली दीवार के भाई वो देखता रहेगा ऐसे घूर घूर के कि कौन काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, तो वो छेद वाला कमरा है। और बाकी जो ये जगह है, जितनी भी जगह बच गई, उसको साइटोप्लाज्म बोला, क्योंकि उसके अंदर जेली भरी हुई है, तो उसको साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली जो सेल है उसके 3 फीचर हो गए, उसके 3 हिस्से हो गए, एक हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एक हो गया न्यूक्लियस, एक हो गया साइटोप्लाज्म। जितनी भी सेल्स में एक्टिविटी हो रही है वो सब इन्हीं 3 चीजों की वजह से हो रही है। 3 चीजें कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, बस, उसके अलावा और कोई है नहीं। इस पूरी सेल की कहानी में हम यही देखने वाले हैं कि भाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसा है, साइटोप्लाज्म में क्या क्या है, न्यूक्लियस कैसा है, सब चीज देखेंगे पूरा का पूरा। और जैसे हम पूरा डिटेल में देख लेंगे सारा का सारा, वैसे हमारी कहानी का दी एंड हो जाएगा। पूरा का पूरा देखते हैं डिटेल में कि कहानी के अंदर कितने कितने किरदार है, वो कैसे दिखते हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं, सब कुछ पता करते हैं, अंदर झांक करके देखते हैं सारी चीजें यार कि हो क्या रहा है एक्चुअल में अंदर। तो जब हम घूम रहे होते हैं ना तो हम ये देखते हैं कि हम सबसे बाहर आते हैं। बाहर हम देखते हैं कि यार हमें तो एक दीवार दिख रही है यहाँ पे, मैं तो अभी बाहर हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे बाहर हूँ, अगर मैं बंटी के साथ यहाँ पे बाहर हूँ, ये मैं ये रहा, ये मैं हूँ और ये बंटी है। तो अगर बंटी मेरे साथ है और मैं यहाँ पे बंटी के साथ,
तो मैं बाहर से देख रहा हूँ, मुझे दिखेगी एक दीवार। अब मैं ये सोचूंगा कि इस दीवार को क्रॉस करके अंदर कैसे जाऊं, क्योंकि मुझे तो पूरा सेल घूमना है, तो अंदर जाऊं कैसे यार, ये तो समझ में आया थोड़ा। तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि इस दीवार के बारे में थोड़ा जान लेंगे ना, तो हमारा आसान हो जाएगा कि इस दीवार के अंदर कैसे जाऊं। तो इस दीवार, ये जो दीवार है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहता हूं मैं इसको। इसका एक और नाम है, क्योंकि ये सेल के ऊपर है मेम्ब्रेन, यानी कवर, मेम्ब्रेन यानी दीवार होता है, तो सेल के ऊपर मेम्ब्रेन है, इसलिए इसे सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। और ये ना, अब ये बताओ, ये आउटर मोस्ट है कि अंदर है, बताओ। तो ये बाहर है, तो ये आउटर मोस्ट कवरिंग है, सिंपल है। अब बाहर का एरिया ये है और ये सेल के अंदर का है, तो ये हो गया एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और ये हो गया इनर एनवायरनमेंट। तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को अंदर के सेल के हिस्से से कौन सेपरेट कर रहा है? मान लो अगर मैंने ये दीवार ही गायब कर दी तो क्या होगा भाई, पता ही नहीं चलेगा कि बाहर का एनवायरनमेंट कौन सा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कौन सा है और अंदर कौन सा है। पता चलेगा? नहीं पता चल पाएगा। तो इसीलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेपरेट कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, जो भी कंटेंट अंदर है उसको बाहर के एनवायरनमेंट से सेपरेट कर रहा है भाई। अब ये दीवार ऐसे बोलती है कि यार मैं सबको अंदर आने दूंगा, तो कहीं पता चले कोई सेल के अंदर कोई भयानक चीज आ गई जिससे कि मेरा जो पूरा का पूरा जो बॉस है उसको भी नुकसान हो जाए, पूरा सेल ही खराब हो जाए, तो ऐसा कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? तब तो मेरे ऊपर जुर्म आएगा कि भाई तूने दीवार, तूने क्या किया। तो ऐसा जुर्म मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। तो मैं क्या करूंगा ना, मैं कुछ को अंदर आने दूंगा, कुछ को नहीं आने दूंगा। अब कुछ को, किसको अंदर आने दूंगा? जो मेरे काम के हैं। किसको अंदर नहीं आने दूंगा? जो मेरे काम के नहीं है। तो इसको मैं बोलूंगा कि मैं सेलेक्टिवली उसका चयन कर रहा हूं। चयन करना यानी कि देखना कि हाँ ओए, तू तो जान पहचान का है। बोलते नहीं है कोड बता 0011 तो आ जा। जिसको कोड पता है 0011 वो आ जाएगा। जिसको नहीं पता यानी कि वो अपने परिवार का नहीं है, तो उसको नहीं आने देंगे। तो सेलेक्टिवली देखा जा रहा है किसको सेलेक्ट करूं, किसको नहीं करूं। तो सेलेक्टिवली अंदर परमिट किया जा रहा है कि भाई तू आ जा, तू आ जा। परमिट यानी अलाउड करना, परमिशन देना, कि चुन चुन के उसको परमिशन दे रहे हैं, सेलेक्टिवली परमिएट कर रहे हैं उसको हम। और ये एक मेम्ब्रेन है, दीवार है, तो इसीलिए इस दीवार को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। लिखा हुआ है अलाउ एंट्री और एग्जिट ऑफ सम मटेरियल प्रिवेंट द मूवमेंट, कुछ को अलाउ करेगा कुछ को नहीं। तो ये हो गया सेलेक्टिवली देख रहा है, सिलेक्ट कर रहा है कि भाई कौन आएगा कौन नहीं आएगा। अच्छा ओए तू तो जाना पहचाना है, चल आ जा। ओए भाई ये तू जाना पहचान है, ये गेट बंद कर दो जल्दी से, नहीं आना चाहिए अंदर। तो ये देखा जाता है। तो इसीलिए इस दीवार को, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, इस दीवार को हम सेलेक्टिवली परमिएबल दीवार भी कहते हैं। इसलिए इसको यार, जब आने जाने की बात कर ही रहे हैं तो क्यों ना डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस की बात कर ले। डरो मत, कोई नया शब्द नहीं है, तुम्हें पता है, सब कुछ पता है। देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट कहा जाता है इसको। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? इसमें कोई एनर्जी नहीं लग रही है, कोई भी एनर्जी नहीं लगेगी। अब अभी मैं समझाऊंगा, देखो आपको समझ आ जाएगा। देखो अगर कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसके पास दो ऑप्शन है। अब दो ऑप्शन कौन सा? मेरी बात को सुनना, पीछे मत देखना, मेरी बात सुनो। दो ऑप्शन क्या हो सकता है भाई? एक तरीका तो ये हो सकता है कि जैसे मान लो कोई कोई बॉक्स है, कमरा वगैरह कुछ भी हो सकता है वो। तो मैंने क्या किया ना, मैंने यहाँ पे क्या करा, धुआं कर दिया। मान लो अगरबत्ती जला दी, तो अगरबत्ती का धुआं है यानी कि कुछ पार्टिकल्स है, वो सारे पार्टिकल्स एक जगह पे है। तो यहाँ पे जबकि धुआं है ही नहीं, या फिर ना के बराबर है कि एक दो पार्टिकल्स ही गए मुश्किल से वहां पे। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है? लो। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है भाई? हाई। ध्यान से सुनना, ध्यान से एकदम। तो ये हाई कंसेंट्रेशन है, ये लो है। तो भाई ये करेंगे क्या ना, अगरबत्ती के जो धुएं है, जो पार्टिकल्स है, जो धुएं के जो पार्टिकल्स है, वो क्या करेंगे? वो फैल जाएंगे। फैल जाएंगे मतलब क्या? वो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ चले जाएंगे। तो ये जो मूवमेंट है ना, बताओ ये अपने आप हो रहा है कि मैं करवा रहा हूँ इसको? मैं तो एनर्जी दे नहीं रहा, तो अपने आप हो रहा है। तो भाई अपने आप हो रहा है तभी तो पैसिव है, एनर्जी नहीं लग रही ना, इसीलिए। तो बिना एनर्जी लगाए अगर कोई मूवमेंट हो रहा है तो वो पैसिव है। और जब एनर्जी लगाने लग जाओगे तो आप उसको एक्टिव बोलोगे। बट यहाँ पे पैसिव की अगर हम बात करें तो अपने आप अगर हो रहा है, तो स्पॉन्टेनियस मूवमेंट अगर हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की तरफ, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। बस। कोई नई चीज है क्या? बताओ। आप ये देख तो रहे हो, अपने घर में देखते नहीं हो, अगरबत्ती जला दी एक साइड में, पूरे में फैल रही है, भाई डिफ्यूजन है वो, खत्म बात, कुछ नया तो है नहीं इसमें। तो डेफिनेशन क्या लिखी है? लिखा है कि स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन। अब जो हमारे अंदर जो सेल होती है उसमें ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, देखो सेल क्या करता है, हमारे अंदर सेल क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देता है, क्योंकि बाहर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसेंट्रेशन कम है जबकि अंदर ज्यादा है। और ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है क्योंकि ऑक्सीजन हमारे अंदर कम है। तो ये हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ हो रहा है, तो उसको हम डिफ्यूजन कह रहे हैं। उसका एग्जांपल, डिफ्यूजन का एग्जांपल क्या हो गया? CO2 और ऑक्सीजन का मूवमेंट थ्रू सेल मेम्ब्रेन। आया समझ?
ये डिफ्यूजन है। अब ना ऐसा भी हो सकता है कि यार अपने आप मूवमेंट तो हो रहा है, नो डाउट, बट बीच में मैं एक दीवार खड़ी कर दूं, वो दीवार ऐसी हो जो किसी को आने दे और किसी को ना आने दे। जैसे मान लो अगरबत्ती का धुआं है, तो एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि मेरे पास अगरबत्ती के दो कलर के धुएं हैं। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक धुआं है सफेद रंग का और एक धुआं है मेरे पास लाल रंग का। तो भाई मैंने ना एक दीवार खड़ी कर दी और उस दीवार से बोल दिया, और दीवार सुन, एक काम करियो, जो लाल वाला धुआं है ना वो खतरनाक है, उसको मत आने दियो अंदर, तो दिक्कत हो जाएगी तेरे सेल के अंदर। तेरे जो इस पार जो तू धुएं को भेज रहा है उस एरिया में नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, तू भी मर सकता है यहाँ तक की। तो उसने बोला हाँ यार ये तो बहुत खतरनाक है, तो मैं लाल वाले धुएं को नहीं आने दूंगा, यानी कि मैं सेलेक्टिवली परमिएबल बन जाऊंगा। मैं किसी को सिलेक्ट करूंगा, सफेद वाले को सिलेक्ट करूंगा, लाल वाले को नहीं करूंगा, तो मैं सेलेक्टिवली परमिएबल बन जाऊंगा। अब धुआं सेलेक्टिवली परमिएबल से होकर के जाएगा, कुछ धुएं जा पाएंगे, यानी जो जो सफेद वाला धुआं है वो जा पा रहा है और जो रेड वाला धुआं है वो नहीं जा पा रहा है, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। देखो है वो डिफ्यूजन ही, कोई अलग बात नहीं है, बस हमने करा ये है कि उस डिफ्यूजन में सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन को डाल दिया है। और एक और चीज मैं करने वाला हूं, एक और चीज, धुएं का मूवमेंट नहीं करूंगा, सॉलिड गैस का मूवमेंट नहीं करूंगा, मैं करूंगा पानी का मूवमेंट, सिर्फ पानी का। क्यों पानी के मूवमेंट पे यार इतनी अच्छी डेफिनेशन क्यों दे रहे हो? पानी के मूवमेंट पे एक ऑस्मोसिस डिफाइन कर दिया पूरा। हाँ भाई पानी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, पता नहीं है कि 70% ऑफ आवर बॉडी इज मेड ऑफ वाटर, है ना, पता है। तो इसीलिए जब इतनी इंपॉर्टेंट है वाटर यार, तो फिर ऑस्मोसिस उसके लिए फिनोमेना है। यानी कि ऑस्मोसिस में क्या होता है, सुनो, डिफ्यूजन आपको पता है, डिफ्यूजन में अपने आप मूवमेंट हो रहा है, जो पार्टिकल्स है उसका अपने आप मूवमेंट हो रहा है, बट अंतर इतना सा आएगा, दो चीजें होगी ऐड, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन आएगा और वाटर, बस। डिफ्यूजन में अगर सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन और वाटर आ जाए तो उसको हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। समझ आ गया? समझ आ गया है ना। जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारा वाटर मॉलिक्यूल है, बहुत सारा वाटर है, बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा बहुत सारा, और यहाँ पे मैंने एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी और यहाँ पे वाटर के सिर्फ इतने कम पार्टिकल्स है, तो वाटर ऑटोमेटिकली यहाँ जाएंगे, बोलेंगे मैं जा रहा हूँ, मैं तो कम की तरफ जा रहा हूँ, वो ऑटोमेटिकली बोलेंगे तो वो कम की तरफ चले जाएंगे। तो इनका भी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ही मूवमेंट हो रहा है ना, यानी कि कोई एनर्जी नहीं लगेगी। अगर एनर्जी नहीं लगेगी तो ये भी पैसिव है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी तो समझाया कि वाटर मूव करेंगे सेलेक्टिवली परमिएबल के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या है, यानी कि ध्यान से सुनो, ऑस्मोसिस का ऐसा तो नहीं स्पेशल तरह का डिफ्यूजन है, तो लिखा है ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, जिसमें कि वाटर मूव करता है भाई। तो कुछ नया है, कुछ अलग चीज है, ऐसा कुछ है यहाँ जो आपको समझ नहीं आया। भाई डिफ्यूजन अपने आप मूवमेंट हो रहा है और उसी डिफ्यूजन में अगर मैं सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन डाल दूं और वाटर को मूव कराऊं तो उसको मैं ऑस्मोसिस बोलने लग जाता हूँ। जब ऑस्मोसिस कर ही रहे हैं तो इसकी कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि रियल लाइफ में कहीं ऐसा हो रहा है, कोई ऑस्मोसिस कर रहा है। तो हाँ भाई, जो फ्रेश वाटर होते हैं ना यूनिसेलुलर, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहते हैं, और जो मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल है वो जो पानी खींचते हैं अपने अंदर, गेन करते हैं वाटर को, वो इसी प्रोसेस के थ्रू करते हैं, ऑस्मोसिस से ही करते हैं। उनके अंदर भी तो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, उसके थ्रू वो वाटर को अंदर लेते हैं और एब्जॉर्ब करते हैं वाटर। जो प्लांट की जो रूट होती है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है। तो किस प्रोसेस से भाई? ऑस्मोसिस से एब्जॉर्ब करती है। अब जब एब्जॉर्प्शन की बात करें तो क्यों ना ये बात कर ले कि जो सॉल्यूशंस में जब हम कोई चीज रखते हैं, मान लो हमने कोई सेल है उसको हमने अलग अलग सॉल्यूशंस में रखा, तो उस सेल की हालत क्या होती है, कि सेल का होता क्या है, कि फट जाएगी, सिकुड़ जाएगी, या फिर कैसी होगी, उस सेल की हालत क्या हो जाएगी। तो देखो हमारे पास तीन ऑप्शन है जो सेल का कंसंट्रेशन है। एक तो ऑप्शन ये है कि हम उससे ज्यादा कंसंट्रेशन में रखे, यानी कि देखो सेल के अंदर कंसंट्रेशन कम है लेकिन बाहर अगर हम नमक और चीनी वाला पानी बहुत भर भर के रखते हैं, यानी कि मैंने ऐसा वाला पानी लिया जिसमें चीनी, चलो नमक का एग्जांपल लेते हैं, जिसमें कि नमक बहुत ज्यादा घुला हुआ है, बहुत नमकीन पानी है, जबकि सेल जो है उसकी कंसंट्रेशन कम है, तो बाहर नमक बहुत ज्यादा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, तो सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यानी बोलते नहीं है कि यार इस बंदे को तो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है एकदम से। तो हाइपर मतलब क्या? मतलब कोई भी चीज ज्यादा हो जाना उसको हाइपर बोलते हैं। तो नमक ज्यादा यानी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, यानी कि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं उसको। अगर कम हो गया तो हाइपो मतलब कम होता है, तो हाइपो यानी कि मैं कम नमक डालूंगा उसमें, तो उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। लेकिन अगर मैं जितना सेल का कॉन्सेंट्रेशन है वो मैंने चेक कर लिया, मेजर कर लिया कि भाई सेल की कॉन्सेंट्रेशन मान लो 2 है, 2 ग्राम पर एमएल है, तो उतना ही कॉन्सेंट्रेशन मैंने उसका भी रखा, किसका? सॉल्यूशंस का, तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा। तो अगर
हम 3 कंडीशन लेकर चले तो उसमें क्या होगा, अगर मैं मान लो हाइपोटोनिक में लेके गया, पहले मैंने हाइपोटोनिक में लिया था, हाइपोटोनिक क्या, मैंने नमक भर के डाल दिया था, एकदम बहुत भर के नमक डाल दिया था। तो ये तो हमारी प्यारी सी सेल है, मैंने इसमें नमक बहुत ज्यादा डाल दिया भर के, नमक ज्यादा डाल दिया यानी सॉल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया, यानी हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हो गया। तो अगर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हो गया ये, तो नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा यानी कि पानी कम है, यानी कि लो वाटर है, लो वाटर यानी कि ये जो बाहर जो सॉल्यूशन है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है यार, बहुत ज्यादा नमक है इसमें, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर ऐसा है तो अब ध्यान से सुनना, बाहर पानी कम है क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यानी कि नमक ज्यादा है, नमक ज्यादा है तो नमक ने बहुत सारी जगह ले ली, पानी के लिए कम जगह छोड़ी, तो पानी कम है, नमक ज्यादा है तो पानी कम है बाहर जगह पे, बाहर पानी कम है, सेल के अंदर पानी ज्यादा है, पानी का कॉन्सेंट्रेशन, ऑस्मोसिस पे ध्यान देना है, ऑस्मोसिस पे ध्यान देते टाइम वाटर पे ध्यान देंगे, पानी बाहर कम है, लो वाटर लिखा हुआ है बाहर क्योंकि बाहर नमक ज्यादा है ना इसलिए पानी कम है, तो बाहर पानी कम है, अंदर पानी ज्यादा है, तो पानी अंदर से बाहर जाएगा, क्यों, क्योंकि पानी चाहता है कि मैं कम तरफ जाऊं, लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाऊं ना भाई, अंदर पानी ज्यादा है, अब बाहर कम है तो ऑटोमेटिकली अंदर ज्यादा हो गया, तो पानी बाहर जाएगा भाई। अगर पानी सोचो, अगर कोई गुब्बारा फुलाया मैंने और गुब्बारे से पानी निकल रहा है तो क्या होगा गुब्बारे का हाल, वो तो सिकुड़ जाएगा, गुब्बारा पिचक जाएगा। तो जो सेल है उसके साथ भी यही होता है, गुब्बारे की तरह इमेजिन कर लो सेल को ताकि आपको समझ आए। तो क्या हुआ, पानी बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया मतलब कि वो सिकुड़ जाएगा, गुब्बारा सिकुड़ जाएगा, तो भाई सेल भी तो सिकुड़ जाएगी, सेल वाटर को लीव करेगी और सेल सिकुड़ गई, यही होने वाला है। अब एक काम करते हैं, इसको लेकर के चलते हैं, जब हम बाहर नमक कम है, अगर नमक कम है तो ऑटोमेटिकली पानी ज्यादा होगा। देखो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम, अच्छा सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम यानी नमक कम, नमक कम यानी कि पानी ज्यादा, तो इस वाले में पानी ज्यादा है, यहाँ पे पानी ज्यादा है, तो सेल के अंदर पानी ऑटोमेटिकली कम, क्योंकि ये ज्यादा है तो ये कम है ना भाई, कम ज्यादा तो किसी को बोलना पड़ेगा ना, तो बाहर ज्यादा है अंदर कम है, और पानी कहाँ जाता है, ज्यादा से कम की तरफ, तो ज्यादा पानी से कम की तरफ जाएगा, यानी कि गुब्बारा है, गुब्बारे के अंदर पानी आ रहा है, आ रहा है, तो अगर उसके अंदर पानी आ रहा है तो फूलने नहीं लगेगा गुब्बारा, और तो गुब्बारा फूल जाएगा यानी सेल भी फूल जाएगी। तो सेल गेन्स वाटर, सेल ने वाटर को गेन कर लिया और सेल स्वेलअप हो गई यानी फूल गई। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं ना बराबर कॉन्सेंट्रेशन रखता हूँ, कि मैं ये करता हूँ कि यार ये नमक चीनी पानी क्या ये सीन हो रहा है, ऐसा करते हैं कि हम ना जितना सेल के अंदर 2 ग्राम पर एमएल है ना कॉन्सेंट्रेशन, तो हम भी ऐसा करते हैं कि 2 ग्राम पर एमएल कॉन्सेंट्रेशन रखते हैं बाहर भी, तो बाहर भी जितना वाटर है अंदर सेल में भी उतना ही वाटर है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन सेम है ना भाई, इसलिए आइसोटोनिक बोल रहे हैं, आइसो मतलब सेम होता है, तो सेम वाटर है, इधर भी वाटर उतना ही है और इधर भी उतना ही है, तो भाई वाटर सोचेगा यार कम कहाँ है कम, दोनों तरफ तो बराबर है, मैं जाऊं कहाँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो वो कहीं जाएगा ही नहीं। वो देखो असल में ये हो रहा होता है ना कि जितने वोटर बाहर जा रहे होते हैं उतने वोटर अंदर आ रहे होते हैं, जैसे मान लो वोटर के 2 बंदे बाहर गए, 2 बंदों को वोटर ने बाहर भेजा तो वो 2 बंदों को अंदर भी लेके आएगा, तो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर 0 होता है, यानी कि वाटर का जो मूवमेंट है वो नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है नेट मूवमेंट, तो सेल का जो साइज है वो वैसा का वैसा रह जाता है बस, क्योंकि भाई वाटर कहीं जा ही नहीं रहा ना, नेट मूवमेंट उसका है ही नहीं। वाटर जो है ऐसा तो नहीं कि सारे के सारे वाटर बाहर चले गए या फिर अंदर आ गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हुआ ये है कि जितने वाटर अंदर आए उतने बाहर भी चले गए, तो सेम चीज हुई, तो जितना अंदर गया उतना बाहर आया। आप खुद ही सोचो ना, आपके 1 मार्क्स कहीं कट गए लेकिन टीचर ने कहीं 1 मार्क्स बढ़ा दिए, तो आप ये बोलोगे ना कि इससे क्या फायदा, आपने तो कुछ किया ही नहीं, आपने तो न्यूट्रल चीज कर दी, तो वैसा ही यहाँ भी हो रहा है, 1 वाटर बाहर गया तो 1 वाटर अंदर भी आ गया, तो क्या फायदा, कोई फायदा हुआ, कुछ हुआ, तो सेल का जो साइज है वो सेम रहा, आइसोटोनिक में इसलिए सेल का साइज सेम रह जाता है। अरे हम तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे थे, ये कहाँ पहुंच गए ऑस्मोसिस डिफ्यूजन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को तो अच्छे से देख लेते पहले, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, जब हम बाहर घूम रहे थे तो यार घूमते घूमते हम कहाँ चले गए, हम कहने लग गए कि वो अंदर जा रहा है, हम तो डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो भाई डिस्ट्रैक्ट मत हो, देखो समझो ध्यान से, तो बात ये है कि हम जब यहाँ पे घूमने आए थे, बंटी और मैं यहाँ पे घूमने आया था, ये मैं हूँ और ये बंटी है, तो जब घूमने आए थे तो हमने देखा था ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको हमने पीएम बोला था, तो मैंने ये देखा ना यार ये तो रबड़ की तरह है, रबड़ की तरह मतलब क्या, ये तो लचीली है, फ्लेक्सिबल बोलते हैं इसको इंग्लिश में, फ्लेक्सिबल है ये, और ये जो दीवार है ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बनी है भाई, ईंटों से नहीं बनी है, एक्चुअल कोई दीवार नहीं जो ईंट सीमेंट से बनी है ना, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी है, जिसको हम कहते हैं
लिपिड्स और प्रोटीन उसकी बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई है। असल में ये बायोमोलिक्यूल्स होते हैं जो कि आप 11th में पढ़ेंगे अच्छे से, तो उसकी टेंशन मत लो। स्ट्रक्चर की बात करें भाई, मुझे ये देखना है कि दीवार दिखती कैसे, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखता कैसे है। तो मुझे भाई आंखों से नहीं देख सकता, जैसे यहाँ आ गए बंटी और हम आ गए देखने, तो हम तो ऐसे देखने आ रहे हैं, बट भाई नहीं दिखेगा। हमें इसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप घर से लेके आना पड़ेगा। अब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप तो घर पे है ही नहीं, तो हम ना साइंटिस्ट से लेके आएंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। अब मैंने ये देखा यार, मैं तो एक पिछली क्लासेस में अमीबा भी पढ़ के आया था। तो अमीबा तो ऐसे कर रहा था कि जैसे मान लो ये अमीबा है अगर, तो अमीबा ऐसे कर रहा था, अगर मान लो यहाँ पे छोटा सा खाने का पार्टिकल है, फूड है अगर, तो वो ऐसे कर रहा था, ध्यान अगर आपको याद हो तो। वो अपने आप अपने पास ना यहाँ पे खाने के अगल बगल, ये खाना है अगर, ये तो इसका न्यूक्लियस है अमीबा का, है ना। तो अगर खाना है तो वो खाने को ऐसे करके घेरने लग जा रहा था, खाने को घेर घेर के वो अपने चपेट में ले रहा था, आखिर में वो खाने को अंदर ले रहा था, तो खाने को उसने अंदर ले लिया था, इस तरह से किया था। तो इसने खाने को अंदर लिया, कैसे ले पाया, ये सवाल उठा आपके दिमाग में कभी कि वो कैसे अंदर ले पा रहा है। जब वो अंदर ले पा रहा है यानी कि कहीं ना कहीं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली है अगर, तो अगर वो खाने को अंदर लेता है, तो अंदर यानी एंडो होता है, अंदर यानी एंडो ले रहा है, खाने को एंडो ले रहा है। तो अगर खाने को एंडो लेते हैं हम, खाना पानी कुछ भी अगर अंदर ले रहे हैं अगर हम, तो उसको हम कहते हैं एंडो। और सेल के अंदर ले रहे हैं तो साइटोसिस, अंदर सेल के एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस मतलब किसी भी चीज को, फूड को या वाटर, किसी भी मटेरियल्स को अगर मैं अंदर ले रहा हूं तो उसको एंडोसाइटोसिस बोल रहा हूं। तो यार जो हम ये पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि अमीबा खाना ले रहा है, तो ये कहीं एंडोसाइटोसिस से तो नहीं ले रहा है। हाँ, एंडोसाइटोसिस से ले रहा है। अगर मान लो मैंने कुछ चीजें बाहर फेंक दी, सेल से बाहर निकाल दिया, मान लो कभी कभी ऐसा भी तो मन करता है कि ये जो अमीबा होता है, अमीबा ये पीछे से ऐसे छोड़ता है, तो पीछे से छोड़ते टाइम ये क्या करता है, ये एक्चुअल में जब पीछे से कुछ छोड़ रहा होता है, एक्सक्रीटरी मटेरियल छोड़ रहा होता है, तो क्या होता है ये ना एक्सक्रीट कर रहा होता है, यानी कि चीजों को बाहर भेज रहा होता है। बाहर भेजना यानी एक्सो कर रहा होता है, और सेल से एक्सो कर रहा होता है, सेल से बाहर कर रहा होता है, तो एक्सोसाइटोसिस। बाहर सेल से एक्सोसाइटोसिस। तो एक्सोसाइटोसिस मतलब कोई भी मटेरियल, कोई भी पार्टिकल्स एक्सक्रेशन या कुछ भी करते टाइम अगर किसी भी चीज को मैं बाहर भेज रहा हूं तो वो एक्सोसाइटोसिस है। अगर अंदर ले रहा हूं तो एंडोसाइटोसिस तो है ही, वो तो पता है। और ये सब क्यों हो पा रहा है भाई, एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्यों हो पा रही है? क्योंकि सिंपल सी बात है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो फ्लेक्सिबल है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। अब फ्लेक्सिबिलिटी इनेबल सेल टू इनगल्फ फूड एंड अदर मटेरियल्स। अगर अंदर लेगा तो एंडो, बाहर लेगा तो एक्सोसाइटोसिस। अमीबा ऐसे करता है, अमीबा एक्वायर फूड बाय एंडोसाइटोसिस। अमीबा फूड कैसे लेगा, एंडोसाइटोसिस से। और एक्सक्रेशन कैसे करेगा, एक्सोसाइटोसिस से। जब बंटी यहाँ पे सेल के बारे में पढ़ रहा था ना, तो इसने सेल जब देख रहा था तो यहाँ पे ना पिंकी भी थी, पिंकी भी यहाँ पे है खड़ी। तो पिंकी ने इसको आवाज लगाई, पिंकी ने बोला ओए बंटी, जब तू सेल के बारे में पढ़ ही रहा है तो एक काम करना, यहाँ पे एक और सेल है उसके बारे में पढ़ ले। तो उसने कहा यहाँ पे कौन सी सेल है, वो वहां पे गया, उसके पास पिंकी के पास आ गया, और फिर इसने देखा बंटी ने कि भाई यहाँ पे तो जो पिंकी बता रही है मेरे को, पिंकी कह रही है कि देखो यार तुम पढ़ तो रहे हो एनिमल सेल, लेकिन यहाँ पे एक और सेल है और वो है प्लांट सेल। और प्लांट सेल कुछ इस शेप की है, उसको देख रही है पिंकी। तो पिंकी तो प्लांट सेल को देख रही है। अब वो कह रही है ना, पिंकी कह रही है तुम एनिमल सेल को देख रहे हो बंटी, बट यहाँ पे मैं जब प्लांट सेल को देख रही हूँ तो देखो प्लांट सेल में तो मेरे को प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख ही नहीं रहा। तो फिर मैं यहाँ से गया, मैंने कहा इधर ध्यान से सुनो, तुम क्यों ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो, मैं एक बात बताता हूँ तुम्हें। तुम ये कह रहे हो ना कि तुम्हें प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिख रहा, पर वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब सेल में होता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। तो मैंने बताया सुनो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके अंदर है, और जो तुम देख रहे हो ना वो एक्चुअल में सेल वॉल है। तो कहते सेल वॉल ये क्या होता है? तो मैंने कहा सेल वॉल के बारे में जानना है, तो चलो जान लेते हैं सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल क्या है? नंबर वन, एक चीज ये समझ आ रही है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग है, और ये बहुत ही रिजिड है। मैंने बता दिया उनको, मैंने बोला कि भाई ये रिजिड है, ये कवरिंग बहुत रिजिड है। पिंकी बंटी ध्यान से सुनो, ये कवरिंग बहुत रिजिड है। तो अगर इसके बारे में जानना है तो भाई ये तुम एनिमल सेल में नहीं देख पा रहे थे ना, जबकि तू प्लांट सेल में देख पा रही है पिंकी इसको। तो पिंकी सुन, जो सेल वॉल है सिर्फ प्लांट सेल में ही होता है और किसी में नहीं होता। रिजिड आउटर कवरिंग होती है, देखो बैक्टीरिया वगैरह में भी होता है, फंजाई में भी होता है कुछ, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे हमें ये समझना है कि प्लांट सेल के अंदर है, पिंकी देख के आई है भाई, बाहर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आउटसाइड में किसकी बनी है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पिंकी और बंटी को बोला सुनो, ये चीज ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इतना ताकतवर मजबूत क्यों है? क्योंकि ये रिजिड है, एकदम सेलुलोज का बना हुआ है। तो किस मटेरियल का बना है ये? अच्छा, अगर मैंने बोला बंटी एक सवाल पूछूं, तूने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का पढ़ के आया, तो वो किसका बना है?
तो बंटी सोचता है कि क्या बोलूं, आंसर क्या था, ला से कुछ था, ऐसे कह रहा बंटी। पिंकी ने बोला लिपिड और प्रोटीन। मैंने कहा हाँ एकदम सही है। तो ये किसका बना हुआ है, ये जो सेल वॉल है यहाँ पे सेलुलोज का बना हुआ है। तो सेलुलोज, क्यों सेलुलोज का क्यों बना है, क्योंकि सेलुलोज इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब एक अजीब सी चीज देखी प्लांट सेल के अंदर हमने, पिंकी और बंटी ने, जब पिंकी और बंटी वहां पे थे, मैं भी वहीं पे हूँ, बट पिंकी और बंटी ने एक अजीब सी चीज देखी प्लांट सेल में। उन्होंने ये देखा ना कि जैसे अगर ये प्लांट सेल है, तो जब प्लांट सेल है उसको, ये तो प्लांट सेल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाई मैंने, तो उसने ये देखा कि अगर बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसको मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में अगर डाल दूं इस प्लांट सेल को, तो क्या होगा ना, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है यानी कि वाटर कम है, वाटर कम है, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा का मतलब होता है कि नमक ज्यादा है या चीनी ज्यादा है, तो इसीलिए वाटर को कम जगह मिली, तो वाटर यहां से बाहर आ जाएगा। क्योंकि भाई सेल वॉल कहता है ना भाई वाटर तू चले जा, मैं तेरे को रोकूंगा नहीं, तू चले जा आराम से। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रास्ते वाटर बाहर जा रहा है और सेल वॉल तो कह ही रहा है कि भाई सब जाओ बाहर, सब जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बाहर आ गए, वाटर बाहर आ गए। अगर वाटर बाहर आ गए तो भाई अब ध्यान से सुनो, अब क्या है ना कि ये जो वॉल है, ये जो वॉल है ये तो तगड़ी है, ये तो नहीं पिचकने वाली, ये तो बोलेगी भाई मैं तो नहीं पिचकूंगी, मैं तो ऐसी, मैं तो स्ट्रेंथ हूं, मैं स्ट्रेंथ मतलब मजबूत हूं बहुत ज्यादा, मैं नहीं पिचकने वाली। जबकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेगा भाई मैं, मेरी तो बैटरी लो है, मैं तो पिचक जाऊंगा, मेरी कुछ हालत खराब हो गई है। तो इसमें होता क्या है ना कि सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो श्रिंक कर जाती है प्लांट सेल के अंदर, जब उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है। किसमें रखा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या हुआ, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर गई। ये जो प्रोसेस है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं इसको, प्लाज्मोलाइसिस। पिंकी ने बोला अरे कमाल है, प्लाज्मोलाइसिस, ये तो नई चीज है। अच्छा अच्छा बंटी, ये तो एनिमल सेल में तो ऐसा था ही नहीं, ये तो सिर्फ इसी में है। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आप सही कह रहे हो। तो अब मैं आपसे ये सवाल पूछूं, क्या यहाँ पे शेप चेंज हो रहा है, क्या प्लांट सेल का शेप चेंज हो रहा है? शेप तो ये डिसाइड कर रहा है ना बाहर वाला, तो शेप कहाँ चेंज हो रहा है, शेप तो चेंज हो ही नहीं रहा भाई। तो इस प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। कहते हैं व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल लूजेस वाटर, ये लिविंग प्लांट सेल है, लिविंग है, प्लांट तो लिविंग ही होता भाई, लूजेस वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। और ये वाटर कैसे लूज कर रहा है भाई, पढ़ के तो आए ऑस्मोसिस अभी अभी, तो ऑस्मोसिस से वाटर लूज कर रहा है। देयर इज श्रिंकेज ऑफ सेल कंटेंट, तो सेल का जो कंटेंट है, सेल का कंटेंट वो श्रिंक कर जाता है, श्रिंक कर जाता है, और सेल का जो कंटेंट है वो वॉल से दूर चला जाता है, अवे फ्रॉम सेल वॉल चला जाता है, चला गया ना दूर, तो ये यहाँ आ गया। इस प्रोसेस को, ये जो यहाँ से यहाँ जो प्रोसेस हुई है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोलाइसिस। इसमें ना एक वर्ड आया ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस तो हम अच्छे से देख चुके हैं, बट एक लाइन आपको याद रखनी है। आप ये बताओ, हम इतनी देर से ऑस्मोसिस पढ़ रहे हैं, तो क्या हमने कोई भी डेड सेल ली यहाँ पे? नहीं। तो ये लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है, असल्सन रीजन में क्वेश्चन आ सकता है कि भाई ऑस्मोसिस ऐसे आएगा, ऑस्मोसिस इज अ लिविंग फिनोमिनन। हाँ तो ये सही होगा एकदम, ऑस्मोसिस लिविंग फिनोमिनन ही होता है। तो ये लिविंग सेल्स के अंदर होता है, ओनली इन लिविंग सेल्स ऑस्मोसिस की प्रोसेस, ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब क्या है ना, बंटी और मैं जब घूम रहे थे, अब तो पिंकी भी साथ में आ गई, तो क्या होता है ना, हम तो बाहर की चीज देख लिए, यानी कि हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, यहाँ तक कि प्लांट सेल के अंदर जाकर के हमने सेल वॉल भी देख के आ गए। अब मैं क्या करूंगा, बाहर की चीज, यानी कि मैंने पीएम तो देख लिया, अब मैं बोलूंगा ना बंटी से, बंटी इधर सुन, अब अंदर चलते हैं, इसके बारे में तो जितना जानना था जान लिया, अब एक काम करते हैं, इसके अंदर चलते हैं, यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में कुछ जानते हैं। तो हमें ये पता चला ना कि ये ना ऐसा दिखता है, ऐसा, इसकी जो वॉल है वो डबल लेयर्ड है। देखो एक लेयर ये रही, एक लेयर ये रही, और एक लेयर ये रही, एक ये रही, एक ये रही। देखो एक ये वाली लेयर है और एक ये वाली लेयर है, तो हो गई ना डबल लेयर। तो डबल लेयर होती है इसके अंदर, ये मैंने देखा, बंटी को बताया, बंटी सुन देख, वो देख न्यूक्लियस दिख रहा है, वो कह रहा हाँ दिख रहा है। मैंने कहा देख उधर डबल लेयर है ना, तो बोला हाँ डबल लेयर है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर अगर हम जूम करें कि भाई न्यूक्लियस के अंदर है क्या, तो फिर उसने बोला यार न्यूक्लियस के अंदर है कुछ, कुछ है, कुछ धागा धागा जैसा कुछ दिख रहा है। तो धागा धागा जैसा क्या है, मैंने कहा वो जो तुझे दिख रहा है ना धागा धागा जैसा, वो क्रोमेटीन है। क्या है वो, क्रोमेटीन, धागे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे 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 कुछ धागे दिख रहे हैं। उसने बोला मेरे को कि मुझे ऐसे ऐसे कुछ धागे दिख रहे हैं, मैंने बोला ये क्रोमेटीन है, क्रोमेटीन है। अब उसने पूछा क्रोमेटीन क्या होता है, तो मैंने बोला क्रोमेटीन कुछ नहीं होता, वो एंटेंगल्ड मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी कि जो धागे होते हैं वो गुथे होते हैं आपस में, वैसा कुछ दिख रहा है मुझे न्यूक्लियस के अंदर जब मैंने झांक करके देखा तब। अब मैं अंदर आ चुका हूँ, अंदर आ चुका हूँ, बंटी के साथ मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, इधर जब मैं आ चुका हूँ, बंटी भी यहीं पे है, तो हम दोनों जब यहाँ पे है
दूसरा वाला कहाँ है, ये रहा ये रहा दूसरा वाला, मैं ये रहा, बंटी ये रहा। तो हम दोनों यहाँ आ चुके हैं। तो हमने देखा, तो बंटी ने जब मेरे से पूछा तो मैंने बोला भाई धागे जैसा कुछ दिख रहा है, उसमें क्रोमेटिन बोल रहा हूँ। फिर मैंने कहा यार अब देख, ध्यान से देख, वो देख सेल डिवाइड करने जा रही है, सेल डिवाइड करने जा रही है, मतलब अब देख ध्यान से, वो जो क्रोमेटिन थे धागे वो गायब हो गए। उसने कहा ये क्या हुआ, ये क्या, धागे कैसे गायब हो गए? मैंने कहा धागे गायब नहीं हुए, धागे जो है अब ऐसे दिख रहे हैं तेरे को, ऐसे दिखने लग गए अब धागे तेरे को। ये है, ये धागा जो था ना अब वो ऐसा दिखने लग गया तेरे को, ऐसे ऐसे। इसके अंदर बहुत सारे धागे धागे हैं, इसके अंदर भी है, मतलब धागे के कुछ टुकड़े ऐसे करके अलग हो गए और इधर भी धागे के टुकड़े अलग हो गए। तो मैंने कहा देख वो ऐसा दिख रहा है। तो उसने कहा ये क्या है जो ऐसे दिख रहा है? मैंने कहा ये क्रोमोसोम है। क्या है ये? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम है ये क्रोमोसोम है। और जो तू धागा देख रहा था ना, जो तेरे को उस वक्त दिखाई दे रहा था, तो ये तेरे को पता है कब दिखाई दे रहा है? जब सेल ना डिवाइड नहीं कर रही है, सेल डिवाइड नहीं कर रही, सेल तब तेरे को ऐसा दिख रहा है। और इसको क्रोमेटिन बोलते हैं, ये क्रोमेटिन है, ये धागों का एक गुच्छा है, इसको क्रोमेटिन बोलते हैं। तो न्यूक्लियस के बारे में क्या क्या चीजें पता चली? बंटी ने बोला एक काम करते हैं, आप मुझे फिर से एक बार बताओ कि क्या क्या हमें पता चला है न्यूक्लियस के बारे में। मैंने कहा देख, न्यूक्लियस के बारे में पता चला कि बाहर डबल लेयर की मेम्ब्रेन है, डबल लेयर मेम्ब्रेन दिख रही है। वो डबल लेयर मेम्ब्रेन जो इसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहना, क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है भाई। अगर तो सेल की मेम्ब्रेन होती तो सेल मेम्ब्रेन बोलता, बट ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल रहा हूँ। और ये पोरस है, पोरस यानी क्या? इसमें छेद है, देख छेद दिख रहा है, छेद दिख रहा है, छेद है, छेद है। क्यों है ये छेद? भाई बॉस देखता रहेगा ना टाइम टू टाइम की बाहर कैसे लोग काम कर रहे हैं, संभल के काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो कंट्रोल रखेगा सबको। यानी बॉस जो है उसने अपने दिमाग में छेद करा है ताकि वो सब कर्मचारियों को, सब इम्प्लॉइज को देखता रहे कि वो काम कैसे कर रहे हैं, इसलिए उसने अपने दीवार में छेद कर रखे हैं। फिर उसके बाद इसके अंदर क्रोमोसोम तो होता ही है, जब हमने जूम करके देखा था तो हमें ऐसा दिखा था, और ये आगे जाके ऐसा बन जाता है। देखो यही धागा आगे जाके ऐसा बन जाता है। ऐसा कब बनता है? जब सेल डिवाइड कर रही होती है। सेल जब डिवाइड ही करने वाली होती है ना कि भाई बस अब मैं डिवाइड करने जा रही हूँ, सेल जब कह रही होती है कि मुझे डिवाइड करना है, सेल डिवीजन में आगे समझाऊंगा। जब कहती है डिवाइड करने जा रहा हूँ, तो डिवाइड करने जब सेल जाती है तो उस वक्त वो ऐसे धागे को इकट्ठा कर लेती है, इसको क्रोमोसोम कहने लग जाते हैं। पहले क्रोमेटिन बोल रहे थे, अब क्रोमोसोम बोलने लग जाते हैं। अच्छा, इसका अगर एक धागे का गुच्छा हम निकाले तो ये कैसा दिखता होगा पता है? ये ऐसा दिखता है, ऐसा। ये डीएनए है, डीएनए है इसके अंदर, क्रोमेटिन के अंदर डीएनए है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम विजिबल होता है रोड शेप जैसा, रोड जैसा लग रहा है कि रोड, रोड जिससे मारते हैं पीटीआई सर आपके तो रोड जैसा लग रहा है, रोड शेप स्ट्रक्चर है। ओनली व्हेन सेल इज अबाउट टू डिवाइड, जब सेल अबाउट टू डिवाइड होगा, एकदम ही जब डिवाइड होने वाला होगा तब दिख रहा है। ऐसे नहीं दिखता कि हमेशा जब भी देखो, जब मर्जी तब देख लिया न्यूक्लियस के अंदर और दिख रहा है क्रोमोसोम, नहीं ऐसा नहीं होता। इट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। ये क्या इसने करा? इसके अंदर पता है क्या? इसके अंदर धागे हैं, और मैंने बोला कि धागे को जूम करेंगे तो वो डीएनए जैसा दिखेगा। ये डीएनए है, यही मैंने बोला आपको। तो धागे के अंदर डीएनए है। अब डीएनए क्या करता है भाई? डीएनए एक कैरेक्टर को दूसरे जनरेशन में पहुंचाता है। यानी इसका मतलब समझाना, देखो इसका मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप 10th क्लास में जब हम मिलेंगे आपसे तो हम आपको वहां पे और अच्छे से समझाएंगे इसका मतलब क्या है। अभी तो ऊपर ऊपर समझ लेते हैं कि डीएनए करता क्या है। भाई डीएनए पे ना कुछ ऐसी जगह होती है जिसको जीन कहते हैं। तो वो जीन करता ये है कि जैसे मान लो आपके आपके मम्मी के आंख का कलर मान लो भूरा है, भूरे रंग की आंखें हैं, और आपके पापा की जो आंख है वो भी भूरे रंग की है। तो कैरेक्टर जो है वो जीन जो है आपके मम्मी पापा का वो है भूरी आंखें, ब्राउन आईज है। तो आपकी भी आंखें ब्राउन होगी 100%। ऐसा होता है, ज्यादा चांस ही होता है, 99% चांस होता है ऑलमोस्ट। तो इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में पड़ी है? डीएनए के फॉर्म में पड़ी है। क्रोमोसोम आर कंपोज ऑफ डीएनए और प्रोटीन। क्रोमोसोम सिर्फ डीएनए का नहीं बना कि इसके अंदर जो धागा है वो डीएनए नहीं, इसके ऊपर कवर भी तो है भाई, कवर। ये कवर किसके बने हुए हैं? ये कवर प्रोटीन के बने। तो क्रोमोसोम डीएनए और प्रोटीन का बना होता है। सेल विच इज नॉट डिवाइडिंग, जो सेल डिवाइड नहीं कर रही ना उसके अंदर ऐसे धागे दिखेंगे गुथे हुए जाले जैसे, उसको हम कहते हैं क्रोमेटिन। ये इंटेंगल मास ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है क्रोमेटिन। जब सेल डिवाइड नहीं कर रही तब ऐसा दिखता है, जो कि मैं बंटी के साथ देखने गया था। यहाँ पे मैंने सब बना दिया, लेकिन यहाँ पे पिंकी भी तो है हमारे साथ। अब पिंकी भी तो हमारे साथ है, पिंकी। तो अब हम तीनों घूमने आए हैं। पता है हमें रास्ते में पिंकी भी मिल गई है। बंटी को लेके तो मैं आया था, पर मैंने देखा कि पिंकी भी यहाँ है। अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड। ऐसे ही आरएनए भी होता है, आरएनए की फुल फॉर्म होती है, उसमें डीऑक्सी हटा देना। अगर आप डीऑक्सी वर्ड को हटा दोगे तो जो बच गया वो है राइबोस न्यूक्लिक एसिड।
वो आरएनए की फुल फॉर्म हो जाएगी। ज्यादा अच्छे से पढ़ोगे आप 12th क्लास में, उसकी टेंशन मत लेना। देन उसके बाद ये ना डीएनए कंटेन करता है, रखता है अपने अंदर इंफॉर्मेशन नेसेसरी फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग सेल। भाई कि सेल दिखेगा कैसा? अब भाई प्लांट सेल जो है उसके बाहर सेल वॉल क्यों है, एनिमल सेल जो है उसके में सेल वॉल क्यों नहीं है? तो ये किसके अंदर है, किसको पता है ये चीज डीएनए को पता है भाई। डीएनए को पता है कि मुझे कैसी सेल बनानी है, यहाँ तक कि उसको ये भी पता है कि कब मेरे को सेल को मार देना जान से, कब मैं सेल को मार दूं। हाँ जरूरत पड़ती है मारने की, जैसे मान लो कोई फालतू का सेल है तो उसको मारने के लिए सिग्नल देगा, वो लाइसोसोम को सिग्नल देगा। सब आगे पढ़ेंगे, टेंशन मतलब, बस अभी सुनो ध्यान से। तो डीएनए लाइसोसोम को सिग्नल भेजेगा, बोलेगा कि भाई अब तो सेल की हालत खराब हो रही है, डैमेज सा हो रहा है, इसकी बुरी हालत हो गई है, ये तो बहुत गंदा सा हो गया, अगर ये रहेगा तो पूरे शरीर को खराब कर देगा। तो एक काम करो लाइसोसोम, अब क्या अपने अंदर की जो भी एंजाइम है उसको निकालो बाहर, यानी तुम फट जाओ, तुम फटो और अब पूरे सेल को खा जाओ। तो इसको भी हम देखेंगे अभी आगे। तो डीएनए जो है वो ऑर्गेनाइजिंग सेल की, सेल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे बनाना है, क्या करना है, सब कुछ उसके अंदर है लिखा हुआ। अब डीएनए, जैसे डीएनए कैसा दिखता है, अगर आपने देखा भी हो फिल्मों में या कहीं भी देखा हो, तो डीएनए ऐसा दिखता है जुम्बा जुम्बा करके। तो ये ऐसा 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 और ये ऐसा दिखता है डीएनए। तो डीएनए में ना सारी की सारी जगह काम की नहीं होती कि आप बोलो कि ये पूरी डीएनए काम की, नहीं। डीएनए में कुछ जगह होती है कम, जैसे कि थोड़ी छोटी जगह, मान लो ये वाली जगह डीएनए में, ये बहुत काम का है, बहुत काम का है, बहुत ज्यादा। क्यों काम का है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके मैसेज के फॉर्म में लिखा हुआ है कि भाई आपकी आंखें कैसी होगी, या आपके जो जो आपके बेटे होंगे उनकी आंखें कैसी होगी, जो भी आपके होने वाले जनरेशन होगी आगे उसकी आंखें कैसी होगी, या उसके अंदर जो भी कैरेक्टर्स है वो कैसे होंगे, उसके बाल कौन सा रंग के होंगे, सारे के सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे हैं। तो ये मेन पार्ट हो गया, यही वो पार्ट है जो कि फंक्शन कर रहा है, फंक्शन यही कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं फंक्शनल पार्ट, क्योंकि यही फंक्शन कर रहा है, बाकी के फंक्शन नहीं करते हैं, मेन पार्ट यही है। तो इस फंक्शनल पार्ट को हम जीन बोलते हैं। क्या कहते हैं? फंक्शनल सेगमेंट को हम जीन्स कहते हैं। जीन्स मतलब पहनने वाला नहीं। अच्छा, न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियस का फंक्शन आप खुद सोचो, न्यूक्लियस में क्या है? क्या न्यूक्लियस में कंट्रोल हो रहा है, सब कुछ हो रहा है कि नहीं? तो अगर न्यूक्लियस में सब कंट्रोल हो रहा है तो क्या सेल कैसी होगी, क्या होगा, ये सब तो उससे डिसाइड होगा ही। लेकिन अगर मुझे एक सेल को डेवलप करना है, उसको बड़ा करना है, तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ है, किसके अंदर है? न्यूक्लियस के पास है भाई। न्यूक्लियस इज बॉस का कमरा, और बॉस कौन है? डीएनए। डीएनए इज बॉस। जो मैं बॉस बॉस कह रहा था ना, वो डीएनए ही है, डीएनए ही बॉस है। तो न्यूक्लियस का काम क्या हो गया? सेंट्रल रोल। भाई सेंट्रल रोल है, सबसे इंपॉर्टेंट है। किसी भी सेल में से अगर न्यूक्लियस ही निकाल दिया ना, या डीएनए निकाल दिया, तो भाई सेल गई, मतलब वो उसकी आत्मा एक तरह से आप कह सकते हो। तो जो न्यूक्लियस है उसका सेंट्रल रोल होता है सेलुलर रिप्रोडक्शन में। सेलुलर रिप्रोडक्शन क्या होता है? जब एक सेल होती है, मान लो एक सेल से हम क्या करते हैं, दो सेल बनाते हैं, तो हम इसे कहते हैं कि सेल का रिप्रोडक्शन हो रहा है। सेल अपने जैसे दो सेल्स को बना रही है, तो उसको हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो सेल रिप्रोड्यूस कर रहा है तो सेलुलर रिप्रोडक्शन कहते हैं। इसमें कौन हेल्प कर रहा है? डीएनए कर रहा है, यानी न्यूक्लियस कर रहा है। तो न्यूक्लियस का फंक्शन हो गई है। फिर डेवलप करता है सेल्स को। केमिकल एक्टिविटी जितनी भी होती है सेल के अंदर, जो भी केमिकल रिएक्शन हो रही है, छोटी बड़ी नन्ही मुन्नी चिन्नी मुन्नी, कैसी भी रिएक्शन हो रही है, वो सारी की सारी करवा कौन रहा है? उसके पीछे हाथ किसका है? किसका हाथ है उसके पीछे? डीएनए, यानी न्यूक्लियस भी कह सकते हैं। जो न्यूक्लियस है वो मेन कैरेक्टर है, मेन वही है, वो सबसे मतलब उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं भाई। क्या है ना, जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस ऐसा होता है, किसी किसी में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन होती है। देखो न्यूक्लियस अगर कपड़े पहन के रखा है, ध्यान से समझना, देसी भाषा में न्यूक्लियस ने अगर कपड़े पहन रखे हैं तो उसको हम बोलेंगे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसकी है। लेकिन अगर वो नंगा है, यानी उसने कपड़े नहीं पहने, तो हम उसको बोलेंगे कि वो वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब अब खुद सोचो, न्यूक्लियस ने जब कपड़े नहीं पहन रखे तो वो कैसा दिखेगा? वो नंगा दिखेगा। यानी कि इसका मतलब ये है कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा। तो ऐसे ना, भगवान ने ऐसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। भगवान ने बोला कि यार एक काम करते हैं, ये अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक काम करते हैं, डीएनए को ऐसे भेज देते, लेकिन उसके अगल बगल हम कोई भी मेम्ब्रेन नहीं देंगे, कोई दीवार नहीं रखेंगे, उसको कोई कपड़े नहीं पहनाएंगे, उसको नंगा भेज देंगे। ऐसे भेज दिया उसको, यानी कि वो ऐसी है। तो अगर वो ऐसी है तो वेल डिफाइंड नहीं है। तो ऐसे सेल जिसके अंदर वो न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्या है क्या नहीं कुछ पता ही नहीं चल रहा यार क्लियरली कि न्यूक्लियस के अंदर है यानी क्या, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रो मतलब पुराना होता है, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, पुराने टाइप का न्यूक्लियस है। पुराने टाइप का न्यूक्लियस मतलब क्या? कपड़े नहीं पहनते जो न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस कपड़े नहीं पहनते यानी जो मेम्ब्रेन नहीं है, तो वो हो गए प्रोकैरियोटिक सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है उसके अंदर। तो प्रोकैरियोटिक सेल में पॉइंट लिखा हुआ नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है ही नहीं, न्यूक्लियर रीजन वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहने लग जाते हैं भाई। लेकिन कुछ नाम तो देना पड़ेगा, तो उसको न्यूक्लियोइड नाम दे दिया उन्होंने। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इसमें। प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ना, असल में पता है ये क्या है?
ये बैक्टीरिया है और कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बैक्टीरिया है बस। आप खुद बताओ बैक्टीरिया छोटा है या फिर हम छोटे हैं? तो बैक्टीरिया छोटा है, तो यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है वो स्मॉल होता है, 1 से 10 म्यूमीटर का होता है। 1 म्यूमीटर क्या होता है? 10⁻⁻6 मीटर, यानी 1 मीटर जो होता है ना, 1 मीटर को 10 लाख हिस्से में बांट दो, उतना छोटा होता है ये। न्यूक्लियर रीजन वो तो पढ़ लिया हमने। क्रोमोसोम जो होता है इसमें सिंगल अकेला होता है। अब अकेला क्रोमोसोम मतलब डीएनए के एक ही गुच्छे होते हैं बस यहाँ पे, तो उसे क्रोमोसोम कहते हैं, सिंगल होता है यहाँ पे। इसके अंदर जो न्यूक्लियस, देखो मैंने क्या बोला कि प्रोकैरियोटिक यानी कि नंगे, ऐसा समझ लो याद करने के लिए, ठीक है। प्रोकैरियोटिक यानी नंगे, जिन्होंने कपड़े नहीं पहने, तो भाई किसने कपड़े नहीं पहने? न्यूक्लियस ने नहीं पहने, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। अब जो इसमें सेल ऑर्गेनिल्स है ना, सेल ऑर्गेनिल्स अभी आगे पढ़ेंगे, तो उन्होंने भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं, वो भी मेम्ब्रेनलेस है। तो क्या लिखा हुआ है? मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल, यानी कि कपड़े पहनने वाले ऑर्गेनिल है ही नहीं, एक भी नहीं है। सेल ऑर्गेनिल कपड़े पहनते नहीं है, एब्सेंट है, बिल्कुल नहीं पहनते। देन उसके बाद अगर यूकैरियोटिक सेल की बात करें तो वो लार्ज होते हैं, उसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि अब देख के ही आ रहे हैं। प्लांट सेल और एनिमल सेल ऐसी होती है क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल है। और इसमें हमने देखे थे बहुत सारे एक गुच्छे तो बन रहे थे, एक वो जो मैंने बनाया था ना वो क्रोमोसोम था, लेकिन ऐसे और भी बन रहे हैं। तो ऐसे और भी गुच्छे बन रहे हैं, यानी कि क्रोमोसोम एक से ज्यादा होता है। और इसके अंदर अब बताओ, न्यूक्लियस जो है वो कपड़े पहन के रखा है, तो जो ऑर्गेनिल्स है ना ज्यादा से ज्यादा, वो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स जो होते हैं उसके अंदर यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत अच्छे समझना। आप बस सिंपल सी एक चीज याद रखो कि प्रोकैरियोटिक यानी नंगा मतलब अपने वर्ड में याद करने के लिए आप कर सकते हो, प्रोकैरियोटिक यानी कि नंगा जिसने कपड़े नहीं पहने, और यूकैरियोटिक यानी वो जो कि अब नए जमाने का जिसने कपड़े पहने। आप इस तरह से याद कर लो, पक्का आपको याद हो जाएगा। अब बंटी कहता है ना कि हम तो सेल के अंदर घूम रहे थे, तो हमने पीएम तो देख लिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया, हाँ हमने न्यूक्लियस भी देख लिया, लेकिन अब क्या बचा है? हमने तो 3 चीज देखी थी ना, एक तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, एक न्यूक्लियस था, तीसरी चीज क्या थी? साइटोप्लाज्म। हाँ तो साइटोप्लाज्म को तो देखा ही नहीं। मैंने कहा भाई सबर कर, अब साइटोप्लाज्म को ही देखने जा रहे हैं, सबसे मेन वही पार्ट है, क्योंकि वहां पे सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस हो रही है। जितनी भी रिएक्शंस है और जितने भी ऑर्गेनिल्स है, जितने भी छोटे छोटे जो अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, लाइसोसोम हो गया, वैक्यूल्स हो गया, गोल्जी अपैरेटस हो गया, सब वहीं पे है। अब ये सब क्या है वो हम देखेंगे एकदम डिटेल में अच्छे से। तो अगर साइटोप्लाज्म की बात करें तो ये क्या है भाई? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फ्लूइड कंटेंट है, फ्लूइड का जो कंटेंट है यानी जेली जैसी चीज है, उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। कंटेन स्पेशलाइज, इसके अंदर ना सेल ऑर्गेनिल्स होते हैं, यानी छोटे छोटे कुछ होते हैं, कहीं पे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, कहीं पे गोल्जी होता है, कुछ कुछ होते हैं छोटे छोटे, अलग अलग चीजें इसके अंदर होती है। तो वो क्या होती है? उसे हम सेल ऑर्गेनिल्स कहते हैं। सेल ऑर्गेनिल्स की डेफिनेशन आगे हम देखेंगे। ईच ऑर्गेनिल परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ये जो ऑर्गेनिल है ना, ऐसा नहीं कि भाई सबके काम सेम है, ये कि सब खाना ले रहे हैं तो सब खाने लेके आ रहे हैं, नहीं। मैंने क्या बोला था कि यूकैरियोटिक सेल में जो सेल होती है उनका जो फंक्शन है वो अलग अलग होता है, बोला था कि नहीं, यानी डिवीजन ऑफ लेबर होता है। तो अगर डिवीजन ऑफ लेबर होता है और सेल के अंदर भी होता है, यानी कि सेल ऑर्गेनिल जो होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया अलग काम करेगा, गोल्जी अपैरेटस अलग काम करेगा, प्लास्टिड अलग काम करेंगे, सबका काम अलग अलग होता है। अब देखो यहाँ पे ना एक डायग्राम हम बनाते हैं, जिससे कि हमें ना सेल के अंदर क्या है, बंटी कहता है कि हम ना सेल के अंदर घुसने चलते हैं और देखते हैं कि इस सेल के अंदर दिख क्या है। तो मैंने कहा ठीक है बताओ। मैं ना ऐसा करो बंटी, तुम सेल के अंदर झांकते जाना और जो तुम बोलोगे मैं बनाते जाऊंगा। तो बंटी ने बोला कि देखो भाई, अभी तो हम सेल के अंदर जब थे तो हमने तो न्यूक्लियस को देख लिया। मैंने कहा हाँ न्यूक्लियस को देख लिया, और बाहर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को देखा था। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखो बंटी बता रहा मेरे को कि उसके अंदर क्या क्या है और मैं बनाए जा रहा हूँ। बाहर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन को देखा था, अंदर मेरे को न्यूक्लियस दिख रहा था। बंटी कह रहा है कि न्यूक्लियस की ना जो मेम्ब्रेन है वो पोरस है, यानी उसमें छेद है। ये ऐसी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन ऐसी है, ऐसी है। देखो मैं एक बात बताऊं, अगर आपने इस डायग्राम को बनाया जो बंटी हमें बता रहा है झांक करके कि सेल के अंदर क्या है साइटोप्लाज्म में, तो आपको सारी की सारी जो सेल चैप्टर है वो एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, ऐसा कभी आपने नहीं समझा होगा। तो बंटी कहता है कि आप बनाओ मैं बताता हूं। तो उसने बोला कि मैं मुझे एक न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस जिसकी डबल मेम्ब्रेन है और उसकी मेम्ब्रेन में छेद है, ये एक छेद एक छेद एक छेद छेद, तो इसके अंदर छेद है न्यूक्लियस में। अब छेद क्यों है मैंने बता दिया ताकि बॉस जो है देख सके कि भाई हो क्या रहा है, बाहर काम कर रहे कि नहीं सही सारे के सारे। तो फिर मैंने कहा हाँ ठीक है, और क्या दिख रहा है बंटी बताओ मेरे को। तो उसने बोला कि मेरे को ना उसी न्यूक्लियर की जो, देखो ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, इनर मेम्ब्रेन हो गई और ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। तो कहता है
कि मेरे को आउटर मेम्ब्रेन से ना कुछ जाले जाले जैसे निकलते हुए दिख रहे हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, जाले जाले जैसे निकलते दिख रहे हैं, क्या वो ऐसे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ ये ऐसे हैं, जाले जैसे निकलते दिख रहे हैं। तो ये जाले जाले जैसे निकल रहे हैं। मैंने कहा अच्छा वो जाला है, और भी जाले निकल रहे हैं क्या? कह रहा हाँ निकल रहे हैं। फिर वो और गौर से देखता है, और गौर से देखता है, वो कहता है कि यार ये तो हर जगह से निकल रहे हैं जाले, इधर से भी निकल रहे हैं, उधर से भी निकल रहे हैं, और कुछ जाले तो आपस में जाके आगे जुड़ जा रहे हैं, जुड़ जा रहे हैं, आगे जाले जुड़ जा रहे हैं। मैंने कहा और कुछ दिख रहा है? तो कह रहा यार वो जो जाला है ना, उस जाले पे मुझे कहीं पे तो सॉफ्ट सॉफ्ट दिख रहा है, यानी कि एकदम मुलायम सा दिख रहा है, लेकिन कहीं पे ऐसा दिख रहा है जाला मुझे कि वहां पे कुछ छोटे छोटे कुछ बूंदी बूंदी जैसे लग रखे हैं, बूंदी के लड्डू जैसे होते हैं ना, उसके बूंदी रखे हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। मैंने कहा हाँ ठीक है, ये रे बूंदी के लड्डू जो तू कह रहा है, ले ये बूंदी के लड्डू रखे हुए हैं, इसमें बूंदी बूंदी रखे हुए हैं, बूंदी रखे हैं यहाँ पे, लेकिन कहीं पे नहीं रखे। तो यहाँ पे रखे हैं, मान लो बूंदी यहाँ पे रखे हैं, यहाँ पे रखे हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि हाँ लेकिन न्यूक्लियस के पास में से जो जा रहा है ना, न्यूक्लियस के थोड़ा सा आगे जो ये जा रहा है, ये जाला, तो इस जाले में से क्या हो रहा है ना, कुछ केमिकल्स बाहर निकल रहे हैं, कुछ केमिकल्स इसमें से निकल रहे हैं, कुछ केमिकल्स यहाँ से निकल रहे हैं बहुत अच्छी तरह से, जो कि वहां से टपक रहे हैं केमिकल्स। वो केमिकल्स लग रहा है वो केमिकल बना रहा है कुछ जाला, और उसको छोड़ दे रहा है। फिर मैंने कहा और आगे क्या है बताओ? उसने कहा कि आगे ना कुछ चांद के टुकड़े हैं। मैंने कहा चांद के टुकड़े? भाई तू फिल्म उलम तो नहीं देख रहा, तू क्या देख रहा है? मैंने कहा भाई मैं वही बता रहा हूँ, बंटी कह रहा है मैं वही बता रहा हूँ जो कि साइटोप्लाज्म में मुझे दिख रहा है। मैंने कहा ठीक है बताता जा, मेरा तो काम बनाना है, तो मैं बना रहा हूँ। तो मैंने बनाना शुरू किया, बनाता रहा। तो उसने कहा हाँ 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 एकदम सही, तू सही बना रहा है, तू ऐसे बना रहा है ना, एकदम सही बना रहा है तू। बट ये केमिकल जो है, जब मैं देख रहा हूं तो ये केमिकल्स क्या हो रहे हैं, आगे जाके ये चिपक जा रहे हैं, जो उसका मतलब जो चांद जो है ना, चांद का जो पीठ है पीछे वाला हिस्सा, उसमें वो केमिकल जाकर के चिपक जा रहे हैं, मैं ऐसा देख पा रहा हूँ। मैंने कहा हाँ ठीक है, लो केमिकल चिपक रहे हैं, ऐसा कुछ जो है मैंने दिखा दिया। फिर उसके बाद वो कहता है और उसके आगे जो छोटे छोटे चांद है ना, उसमें से हल्का हल्का केमिकल्स निकल रहा है। मैंने कहा हाँ ले, निकाल दिया वो भी, हल्का हल्का केमिकल्स निकाल दिया, और इसमें से इतना निकाल दिया, इसमें से इतना निकाल दिया, ले निकाल दिया हल्का हल्का केमिकल्स। फिर वो कहता है वो जो केमिकल्स जो निकल रहे हैं ना, केमिकल वो थैले के फॉर्म में, अब वो थैले में पैक होगा ऐसा लग रहा है मेरे को, कि किसने ना इसको थैले में पैक कर दिया। तो ये थैले में जो पैक है ना, ये आगे जाके ना मिल जा रहा है, और बड़ा सा कुछ बना रहा है, पता नहीं वो क्या है जो वो बड़ा सा बना रहा है। बट मैंने ये सुना इसके बारे में कि जब ये फट जाता है ना, तो पूरा का पूरा सेल को खा जाता है, पता नहीं क्या है ये। और साथ में ये ना, ये कुछ फालतू के जो केमिकल्स हैं उसको छोटे छोटे केमिकल्स वो भी छोड़ रहा है। वो खाली जगह है सेल के अंदर, बहुत छोटे छोटे हैं वो, पर पता नहीं वो क्या है, क्या चीज है। तो और कुछ दिख रहा है मुझे बताइए? तो उसने कहा हाँ यार मुझे ना कुछ ग्रीन ग्रीन सा भी दिख रहा है, जो कि लंबा सा है, जैसे ब्रश नहीं होता जो कपड़े धोने वाला ब्रश होता है, वैसा मुझे ग्रीन ग्रीन कुछ दिख रहा है। मैंने कहा वो कैसा है? तो उसने बोला वो ऐसा दिख रहा है। मैंने बना लिया उसके लिए। उसने बोला ऐसा दिख रहा है, मैंने बना दिया। मैंने कहा वो क्या ऐसा दिख रहा है? उसने बोला हाँ 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 यार एकदम सही कह रहा है तो ये ऐसा ही दिख रहा है। मैंने कहा और कुछ दिख रहा है, देख के बताइए ध्यान से। तो उसने बोला भाई देख, मुझे लग रहा है ना जैसे पिंकी ने एक बार मेरे को बोला था कि जब मैं वहां पे गया था, पिंकी ने मेरे को बुलाया था और बोला था कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल दिख रहा है, बट इसके अंदर एनिमल सेल में नहीं है। तो एक काम करते हैं ना, मैं ना प्लांट सेल के अंदर चले जाता हूँ। मैंने कहा जा प्लांट सेल के अंदर, वहां देख क्या। तो वहां पे वो जब गया देखने, तो उसको सब चीज दिख रही है, उसको बिल्कुल ऐसा ही सीन दिख रहा है कि न्यूक्लियस है, फिर कुछ जाला सा निकल रहा है बूंदी के लड्डू जैसे, फिर केमिकल्स निकल रहे हैं, चांद पे चिपक रहे हैं, फिर उसके बाद ये कुछ थैला बड़ा सा बना रहा है, ये सब दिख रहा है उसको, और ये भी दिख रहा है हरा हरा ब्रश जैसा। बट उसे एक कुछ और चीज भी दिख गई। मैंने पूछा वो क्या दिख रही है तेरे को, बता दे भाई तू। तो कहता मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है कि वो भी है तो उसी ब्रश जैसा जो कि मैंने एनिमल सेल में देखा था, वो यहाँ भी है। बट मुझे ना उसमें ब्रश में कुछ ऐसा लग रहा है कि सिक्के के ऊपर सिक्के रखे हुए हैं, सिक्के पे सिक्के रखे हुए हैं, सिक्के पे सिक्के रखे हुए हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। मैंने कहा ठीक है ले, बना दिया, ऐसा ही है ना, सिक्के पे सिक्के दिख रहे हैं। तो उसने कहा हाँ ठीक है। फिर मैंने कहा बंटी अब इधर देख। बंटी आया, बंटी यहाँ पे आ गया, और बंटी ने देखा, बंटी कह रहा वाह क्या मस्त बनाया, एकदम जैसा जैसा मैं देख के आया था तूने तो बिल्कुल वैसा ही बना दिया सेम। तो अब बंटी ने क्या किया ना, वो गया पिंकी के पास। पिंकी तो है ही समझदार, उसने याद है ना उसने प्लांट सेल दिखाया था, कह रहे देखो सेल वॉल है बाहर। तो अब पिंकी कहती है कि ध्यान से सुनो बंटी, जो भी तुम देख रहे हो मुझे सबका नाम पता है, क्योंकि मैं पहले से ही पढ़ के आ चुकी हूँ, मैंने अपनी क्लास में पढ़ रखा पहले ही। देखो बंटी ध्यान से सुनना, ये बंटी है, ये
बंटी है और ये पिंकी है। तो अब पिंकी बंटी से बोलती है देखो तुम्हें न्यूक्लियस तो पता है, तुम न्यूक्लियस को घूम के आ चुके हो, देख लिया तुमने, उसके अंदर डीएनए होता है, क्रोमेटिन क्रोमोसोम कब होता है सब देख लिया तुमने, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी देख लिया। अब सुनो, जो न्यूक्लियस की जो बाहर की आउटर मेम्ब्रेन है उससे जो जाले बाहर निकल रहे हैं ना उसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको शॉर्टकट में तुम ईआर लिख सकते हो बंटी। अच्छा, और तुम्हें ऐसा दिख रहा था ना कि कहीं कहीं पे बूंदी के लड्डू दिख रहे थे इस जाले के ऊपर, तो बूंदी के लड्डू नहीं है भाई, वो एक्चुअल में वो रफ है, यानी वो खुरदरा है। तो उस खुरदरे जगह को जो ये ईआर है ना, ईआर, ये जो ईआर है, ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पिंकी क्या क्या बता रही है लिख लेते हैं फटाफट। पहला पिंकी ने बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। प्लाज्मिक यानी प्लाज्मा, यानी ये पूरा का पूरा प्लाज्मा है सेल के अंदर, एंडो यानी अंदर, प्लाज्म के अंदर, सेल के अंदर, रेटिकुलम यानी जाल, सेल के अंदर जो जाल है ना वो एंडो अंदर है, सेल के प्लाज्मा के अंदर है, इसलिए एंडोप्लाज्मिक, और रेटिकुलम यानी जाल। तो सेल के अंदर जो जाल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको तुम ना शॉर्टकट में ईआर बोल सकते हो बंटी। फिर पिंकी बोलती है तुमने जो वो देखा, वो जहां पे बूंदी के लड्डू दिख रहे थे वो एक्चुअल में रफ है, रफ जगह है वो, तो वो जो तुम देख रहे हो ना वो रफ ईआर है, यानी वो खुरदरे है। और तुमने ये भी देखा था ना जहां पे कुछ मुलायम मुलायम से थे, मुलायम मुलायम से जाल थे, तो उसको तुम कहोगे स्मूथ ईआर। ये जो जिसपे नहीं है ना बूंदी के लड्डू उसे हम कहते हैं स्मूथ ईआर, स्मूथ ईआर बोलते हैं। फिर उसके बाद पिंकी कहती है कि जो तुम केमिकल्स निकलते हुए देख रहे हो वो पता है क्या, वो ना प्रोटीन है असल में, जिसको ना आगे जाकर के ये गोल्जी बनाएगा, गोल्जी अपैरेटस, और अच्छे से पैक कर देगा इसको। तो ये जो केमिकल है ये क्या है, ये प्रोटीन है, ये केमिकल प्रोटीन है। और जिससे जाकर के जिसकी पीठ से चिपक जाए, जो तुम चांद चांद कह रहे हो ना जिसको, वो एक्चुअल में गोल्जी बॉडी है, जिसको गोल्जी अपैरेटस भी बोल सकते हो तुम, गोल्जी अपैरेटस भी बोल सकते हो। और आगे जुड़ के वो कुछ बना रहा है बड़ा सा, तो उसको कहते हैं लाइसोसोम, वो लाइसोसोम है। और याद है बंटी तुम्हें एक छोटे छोटे कुछ अलग से मिले थे, ये जो खाली खाली से थे अंदर से, तो वो क्या है पता है, वो ना वैक्यूल्स है। पिंकी ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया, उसमें उसी में उसने बताया स्मूथ, उसी में उसने बताया स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बताया। दूसरी चीज जो पिंकी ने बताई वो बताई उसने गोल्जी अपैरेटस, गोल्जी अपैरेटस या गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, पिंकी ने बताया हमें। तीसरी जो चीज वो है लाइसोसोम, लाइसोसोम बताया पिंकी ने। फिर उसके बाद चौथी चीज इसने बताई कि इसने बोला कि तुम्हें ना ब्रश जैसा कुछ दिख रहा है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया भाई, वो कोई ब्रश नहीं है जो तुम ले जाओ घर पे और तुम उससे कपड़े धोने लगो ना, कपड़े धोने वाला नहीं है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर तुम्हें ना कहीं तुम प्लांट सेल में गए थे, तुम्हें प्लास्टिड दिखा था, बंटी ने कहा हाँ दिखा था प्लास्टिड। नंबर 6 पे तुम्हें वैक्यूल्स भी दिख रहे होंगे, वैक्यूल्स। तो बंटी ने बोला हाँ यार पिंकी तुम तो बहुत समझदार हो, तुम्हें तो सब पता है कि तुम्हें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, वैक्यूल सबके नाम पता है। उसने कहा ऐसे ही पिंकी नाम थोड़ी ना मेरा है, पिंकी ऐसे थोड़ी ना कहते मेरे को। तो ये 6 के 6 नाम हो गए। इन 6 चीजों को अब वो एकदम डिटेल में जाकर के समझेगा, उसके अंदर जा करके देखेगा, झांक झांक के देखेगा कि भाई, देखेगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर क्या हो रहा है भाई, फिर देखेगा गोल्जी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, ये चांद चांद क्या हो रहा है इसके अंदर, फिर देखेगा ये लाइसोसोम है क्या, अगर ये फट गई तो क्या होने वाला भाई, मान लो मैंने इसके ऊपर इसमें पिन चुबाया सुई करके, तो अगर ये फट गई तो क्या होने वाला है। फिर इसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया को देखेगा, ये बड़ा सा ये एक्चुअल में है क्या माइटोकॉन्ड्रिया, और इसके अंदर ये ऐसे क्या है, ये कांटेदार नुकीले तो नहीं है भाई। और फिर ये प्लांट सेल में जाएगा, जैसे पिंकी जब वहां पे गई थी प्लांट सेल में, तो प्लांट सेल में जाके प्लास्टिड को देख के आएगी, प्लास्टिड होता क्या है, क्या होता है एक्चुअल में, ये कैसे होते हैं, कितने तरह के होते हैं, ये सब देखेगा। और वैक्यूल जो खाली जगह रह गई छोटी छोटी गोल गोल, उसको देखेगा। तो ये सारा का सारा अब बंटी उसके अंदर जा करके देखने वाला है और समझने वाला है कि ये चीजें है कैसी। बंटी कहता है ना कि ये सारे के सारे तो ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि सेल ऑर्गेनेल्स होते क्या है। तो मैंने बोला सेल ऑर्गेनेल्स कुछ नहीं होता, ये मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं विद इन सेल। अच्छा, अब ये मेम्ब्रेन बाउंड है तो मेरे को एक बात बताओ, मेम्ब्रेन बाउंड है यानी कि कपड़े पहन रखे हैं, तो अगर कपड़े पहन रखे हैं और प्रोकैरियोटिक में तो कोई कपड़े पहनता ही नहीं है, तो यानी कि ये प्रोकैरियोटिक में नहीं होंगे, तो ये सिर्फ किसमें होंगे, यूकैरियोटिक में होंगे। तो ये फीचर किसका है, ये यूकैरियोटिक सेल का फीचर है। सम ऑफ दीज विजिबल होते हैं सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में, यानी कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिल्स हैं जिसको हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हैं।
अब मैंने ना ये डायग्राम बना दिया, देखो ये एकदम छोटा डायग्राम है, जो मैंने पीछे डायग्राम बनाया था उसका स्मॉल लिटिल वर्जन है, मिनी वर्जन है। तो ये न्यूक्लियस है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये रफ है, और यहाँ से केमिकल निकल के गोल्गी बॉडी के पास गया, और ये लाइसोसोम है, ये वैक्यूल्स है, ये प्लास्टिड है और ये माइटोकॉन्ड्रिया है। अब मैंने इसको इसलिए बनाया क्योंकि हम इस सबको एक एक करके बंटी अब इसके अंदर घूमने जाएगा, एक एक करके घूम के आएगा। पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घूमेगा, फिर गोल्जी apparatus में घूमेगा, क्योंकि ये सब लाइन में ना देखो, पहले देखेगा जाल, क्योंकि सब में जाल बिखरा हुआ है तो जाल देखेगा, अब बोलेगा कि इसके बारे में जान लेता हूँ पहले, फिर बोलेगा ये आगे जा कहाँ रहा है केमिकल फेंक करके, तो एक केमिकल जा रहा है गोल्जी apparatus में, तो बोलेगा गोल्जी apparatus में घूम लेता हूँ थोड़ा, फिर लाइसोसोम में घूमेगा, फिर जब लाइसोसोम में घूम लेगा तो उसके बाद ये बोलेगा मुझे दो चीजें एक्स्ट्रा दिख रही है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, ये तो दिख रहे हैं, बट उसके अलावा कुछ छोटे छोटे मुझे खाली जगह भी दिख रहे हैं। पहले हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में घूम के आते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो भाई बार बार इतना बड़ा थोड़ा ना बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर बोलते हैं शॉर्टकट में, लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन ट्यूब। देखो मेम्ब्रेन बाउंड है, ये तो पता है कि भाई देखो पाइप सी जा रही है, जाली सी जा रही है, तो दीवार तो है, मेम्ब्रेन तो है ना इसमें, तो ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल है, ट्यूब जैसी दिखती है, सीट जैसी दिखती है, दूर से देखेंगे तो सीट जैसी दिख रही है, बाकी ये ट्यूब जैसी दिखती है। लॉन्ग ट्यूबल्स हो सकती है, राउंड भी हो सकती है, भाई कभी कभी राउंड भी होती है ये, और वेसिकल्स के फॉर्म में भी पाए जाते हैं, यानी कि थैले जैसे फॉर्म में भी पाया जाता है कभी कभी ये। ईआर मेम्ब्रेन है ना जो, वो सिमिलर होता है, जो देखो अभी मैंने क्या बोला, जो ये पाइप है वो पाइप की जो मेम्ब्रेन है, ये पाइप है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एक पाइप है, इसकी जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जैसी ही है, उससे बिल्कुल भी अलग नहीं है। देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो बनी थी वो लिपिड प्रोटीन की बनी थी, तो ये भी लिपिड और प्रोटीन की ही बनी होती है, कोई नई चीज नहीं है इसमें। तो जैसी मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बिल्कुल वैसी इसकी मेम्ब्रेन भी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन भी होती है। अब ये ना दो तरह के होते हैं, एक तो ऐसा जहां पे राइबोसोम होते हैं, अब जहां पे बूंदी के लड्डू यानी राइबोसोम है वो कैसा दिखेगा, खुरदरा दिखेगा, तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी आर बोलते हैं। और जहां पे नहीं होगा वहां पे मुलायम सा स्मूथ स्मूथ सा लगेगा, तो उसे हम बोलेंगे SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो रफ वाला होता है उसमें राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस, सरफेस पे राइबोसोम है, जबकि जो स्मूथ वाला है उस पे राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। अब देखो राइबोसोम जो है ना, आप एक चीज दिमाग में बैठा लो कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन फैक्ट्री है। क्या चीज बोल रहा हूं मैं, इसको दिमाग में बैठा लेना। जो राइबोसोम है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, यानी कि राइबोसोम में प्रोटीन बनता है, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है भाई। तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम होते हैं, यानी कि वो वहां पे प्रोटीन की फैक्ट्री है। तो प्रोटीन कौन बनाएगा, प्रोटीन RER बनाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैन्युफैक्चर प्रोटीन, क्योंकि यहाँ पे राइबोसोम है और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है। जबकि ये प्रोटीन नहीं बनाता, ये तो फैट मॉलिक्यूल्स बनाता है, फैट मुलायम होते हैं ना, और लिपिड्स बनाता है ये। तो फैट और लिपिड कौन बनाएगा, स्मूथ वाला, और जो रफ वाला है उस पर राइबोसोम है और राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री है, तो वो बनाएगा प्रोटीन। रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा। अगर ईआर के फंक्शन देखे तो इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन है इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। भाई देखो पाइप है, तो अगर मान लो मेरे को यहाँ पे कोई चीज पहुंचानी है मेम्ब्रेन के पास, तो यहां से अगर किसी चीज को मैं डाल दूं अंदर, तो पाइप के रास्ते यहां तक आ जाएगी, क्योंकि ये पाइप ही तो है। तो पाइप का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल्स को या किसी भी मटेरियल को। और क्या करता है, अगर इसमें पूरे पूरे में ये जाल करके फैला है, देखो मैंने बनाया पूरे में, लेकिन ये पूरे में जाल की तरह फैला होता है। तो अगर ये पूरे में जाल की तरह फैला होता है, तो क्या ये इसको फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है ढांचा, एक ढांचा प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि उसको, जैसे मान लो हमें कौन ढांचा प्रोवाइड करता है, हमारे जो स्केलेटन सिस्टम है, स्केलेटन अगर वो ना हो बाकी सब कुछ हो, तो क्या हमारी शेप ऐसी होगी जैसे हम दिखते हैं, नहीं। तो उसको शेप कौन डिफाइन कर रहा है, उसका ढांचा कौन तैयार कर रहा है, साइटोप्लाज्म का फ्रेमवर्क कौन बना रहा है, वो बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और वहां पे एक और चीज खास बात है कि उसके अंदर ना जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो सरफेस प्रोवाइड करता है। वो कहता है भाई केमिकल रिएक्शन जितनी भी होनी है यहीं पे कर लो, इसके ऊपर मेरे ऊपर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बायोकेमिकल एक्टिविटी जितनी भी होनी है, केमिकल रिएक्शन मेरे ऊपर तुम कर सकते हो। और आपने ये सुना होगा कि भाई ये ज्यादा अल्कोहल नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल लेता तो लिवर खराब हो जाता है। अब लिवर क्यों खराब होता है भाई, अल्कोहल लेने से लिवर क्यों खराब हो रहा है, पेट क्यों नहीं खराब हो रहा, पेट में जा रहा है ना, तो उसका स्टमक खराब होना चाहिए, लिवर क्यों खराब हो रहा है। अब भाई लिवर इसलिए खराब हो रहा है क्योंकि लिवर ना क्या करता है, जो अल्कोहल में जो ड्रग है, यानी कि जो भी पॉइजन है, जो भी जहर वाली चीज है, उसको वो डिटॉक्सिफाई करता है, डिटॉक्सिफाई। अब खुद सोचो, लिवर, कोई बंदा है जो अल्कोहल ले रहा है, एक बार लिया, तो लिवर क्या बोलेगा, अच्छा ये तो थोड़ी सी गंदगी है तो इसको मैं साफ कर देता हूँ,
तो लिवर उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा। और लिवर में एक जगह होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लिवर में भी होता है, उसमें जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो डिटॉक्सिफाई कर देता है किसको, एल्कोहल्स को। और ये पॉइंट याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या एसईआर कौन सा है जो कि डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन्स को। तो यहाँ पे पॉइंट लिखा भी है कि लिवर सेल्स ऑफ वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट यानी जिसकी भी रीढ़ की हड्डी होती है ना, वो सब वर्टिब्रेट में आ गए लगभग, ऐसा मान के चलो। तो उसमें एसईआर डिटॉक्सिफाई करता है पॉइजन और ड्रग को। तो अगर किसी बंदे ने एक बार अल्कोहल लिया तो जो लिवर सेल का एसईआर है वो बोलेगा अच्छा एक बार लिया तो कोई बात नहीं, डिटॉक्सिफाई कर देता हूँ। फिर दूसरी बार ले लिया, फिर कर देता हूँ। अब भाई वो कब तक काम करता रहेगा, बार बार वो डिटॉक्सिफाई करेगा तो थक नहीं जाएगा, बोलेगा भाई मैं नहीं कर सकता कुछ भी। तो एसईआर कुछ नहीं कर सकता, तो लिवर सेल की एसईआर खराब हो गई, एसईआर खराब हो गई तो यानी लिवर सेल खराब हो गया। भाई लिवर सेल तो डिटॉक्सिफाई कर रहा था, वो डिटॉक्सिफाई करेगा ही नहीं, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई अल्कोहल मत लो नहीं तो लिवर खराब हो जाएगा। अब एक टर्म आता है आपकी एनसीईआरटी में, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या होता है, देखो मेम्ब्रेन यानी कि दीवार, बायोजेनेसिस यानी कि बायो यानी लिविंग और जेनेसिस यानी बनना। तो लिविंग के अंदर मेम्ब्रेन का बनना। अब वो मेम्ब्रेन कौन सी हो सकती है, तो वो एंडोप्लाज्मिक की मेम्ब्रेन भी हो सकती है, सेल मेम्ब्रेन भी हो सकती है, कोई सी भी मेम्ब्रेन अगर बन रही है तो किससे बनेगी, क्या क्या चाहिए मेरे को, मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो मुझे लिपिड और प्रोटीन अगर मिल जाए और उसके साथ कुछ एंजाइम मिल जाए, एंजाइम यानी वो चीज जो कि उस रिएक्शंस को और फास्ट कराए, यानी कि लिपिड और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनाना है हमें। क्योंकि लिपिड और प्रोटीन, जैसे अगर मुझे दीवार बनानी तो मुझे ईंट और सीमेंट चाहिए, वैसे अगर मुझे सेल मेम्ब्रेन बनाना है तो मुझे लिपिड और प्रोटीन चाहिए। अगर लिपिड और प्रोटीन मेरे पास है तो मैं उसकी मदद से उसको एंजाइम दे दूंगा, यानी कोई केमिकल दे दिया जिससे कि रिएक्शन हो जाएगी और फिर सेल मेम्ब्रेन बन जाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन जो बन रही है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। तो डेफिनेशन क्या लिखा है कि सम लिपिड्स एंड प्रोटीन फंक्शन एज एंजाइम, कुछ लिपिड और प्रोटीन एंजाइम की तरह फंक्शन करते हैं जो कि हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को बनाने में, उसे हम कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। बंटी ना दूसरी जगह पे घूमने जाता है जिसका नाम है गोल्जी एपैरेटस। गोल्जी एपैरेटस को यार वो ध्यान से देखता है, वो यहाँ पे आता है, वो देखता है यार इसको ध्यान से अगर मैं देखूं तो मुझे ऐसा दिख रहा है चांद जैसा, एक चांद, दूसरा चांद, तीसरा चांद, चौथा चांद, मुझे चांद पे चांद दिख रहे हैं और यहाँ से कुछ फुला फुला केमिकल्स निकल रहा है और वो आगे जाके इकट्ठा हो रहा है और इसको लाइसोसोम कह रहे हैं। पिंकी ने मेरे को बताया था कि ये लाइसोसोम है। तो लाइसोसोम को तो मैं देखूंगा पर पहले मैं इसको देख लेता हूँ ध्यान से। तो अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे ना मेम्ब्रेन बाउंड, ये मेम्ब्रेन है, देखो ये मेम्ब्रेन है, दीवार यानी मेम्ब्रेन है, तो मुझे मेम्ब्रेन बाउंड पैरेलल अरेंज है। ये सब पैरेलल अरेंज है कि नहीं, एक दो तीन पैरेलल अरेंज है सारे के सारे, तो सब पैरेलल अरेंज है। तो इसको अगर एक चीज की बात करें, मतलब अगर सिर्फ इसकी अकेले की बात करें, देखो एक चांद, दो चांद, तीन चांद, चांद, चार चांद, तो जो ये चांद है ना, इस चांद को इसको कहते हैं हम, ये जो चांद है ये क्या है, ये है सिस्टर्नी। इसको हम सिस्टर्न्स भी कहते हैं, सिस्टर्नी भी कहते हैं, सिस्टर्न्स भी कहते हैं। ये सिस्टर्नी है बेसिकली। तो ये जो चांद है ये सिस्टर्नी है। सिस्टर्नी जो है वो क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड स्टैक अरेंज पैरेलली, उसको सिस्टर्नी कहा। और इन्होंने ये भी देखा कि कभी कभी ऐसा हो रहा है ना, जो ये मेम्ब्रेन है यहाँ से जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी गुजर रहा है, तो ये जो मेम्ब्रेन है गोल्जी बॉडी की, गोल्जी एपैरेटस की, वो कभी कभी इसके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में भी है, डायरेक्ट कनेक्शन बैठा रही है इससे। मतलब अगर यहाँ से मेम्ब्रेन जा रही है तो ये चांद ऐसे करके आ रहा है और ये दोनों कनेक्शंस में है, यानी कि जो गोल्जी बॉडी की जो मेम्ब्रेन है वो कनेक्शंस में है ईआर मेम्ब्रेन की। अब मैंने बंटी से पूछा, यार बंटी तू ना यहाँ पे आ, अब तू यहाँ से देख के मुझे ये बता कि ये जो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी अपैरेटस जिसको तू कह रहा है, वो क्या काम कर रहा है, कुछ कर रहा है वो? तो उसने कहा हाँ कर रहा है, वो एक काम कर रहा है कि जो पीछे से जो मटेरियल आ रहा है ना केमिकल्स, उसको ना वो मॉडिफाई कर रहा है। पहले तो उसने स्टोर कर दिया, उसको स्टोर करके रख लिया, यानी उसने उसको पकड़ लिया, स्टोर कर लिया अपने आप, अपने पास रखा हुआ है। फिर उसके बाद उसको मॉडिफाई कर रहा है, यानी कि कुछ अगर एक्स्ट्रा केमिकल जोड़ने तो जोड़ दे रहा है। जैसे मान लो अगर इसके पास केमिकल सिर्फ एक्स है तो इसकी सहायता करने के लिए इसको ये थैले में पैक कर दे रहा है थोड़ा सा, ताकि ये स्टोर हो जाए अच्छे से और इसको कोई छेड़ ना सके। तो इसको मॉडिफाई कर दिया, मॉडिफाई भी करता है, पैकेज भी कर देता है कि इसको पैकेट में भी बंद कर दिया। ये जो केमिकल जो आया है इस केमिकल को एक थैले में डाल देगा, ये आगे थैले में डाल देगा, ये रहा वो थैला आगे निकल गया। तो पैकेजिंग कर दिया प्रोडक्ट्स की और वेसाइकल्स के फॉर्म में, वेसाइकल यानी थैले, थैले के फॉर्म में उसको निकाल दिया बाहर। सीधी सी बात है, जो प्रोटीन ऊपर से आ रहा है ना ईआर से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, उसको पैकेज कौन कर रहा है, उसको थैले में कौन डाल रहा है,
वेसिकल्स बैग के फॉर्म में कौन रख रहा है, वो रख रहा है गोल्जी अपैरेटस। फिर उसके बाद ना गोल्जी अपैरेटस एक और काम करता है, जो सिंपल शुगर होता है ना, सिंपल शुगर यानी छोटे छोटे नन्हे मुन्ने शुगर, नन्हे मुन्ने छोटे छोटे प्यारे प्यारे छोटे 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 ये शुगर है जो इसको जोड़ देगा और एक बहुत बड़ा सा शुगर बना देगा। तो ये सिंपल शुगर है और ये कॉम्प्लेक्स शुगर है। तो सिंपल शुगर से कॉम्प्लेक्स शुगर किसने बनाया, गोल्जी अपैरेटस ने बनाया। मैंने कहा बंटी ध्यान से देख, क्या और कुछ कर रहा है वो। तो उसने बोला ये जो है ना, ये दो जो ऐसे गोल गोल थैले हैं उसको जोड़ करके आगे कुछ बना रहा है, और पिंकी ने कहा था कि ये लाइसोसोम है, तो यानी कि ये लाइसोसोम को बना रहा है, तो ये लाइसोसोम को फॉर्म कर रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम कौन करता है, गोल्जी बॉडी। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। और गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी क्यों कहते हैं भाई, क्योंकि जो साइंटिस्ट है जिन्होंने डिस्कवर किया था उनका नाम ही कैमिलियो गोल्जी था। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। तो भाई जो देखेगा वही नाम रख देगा, सिंपल। अब मान लो आप गए सेल में, आपने कुछ देखा, मान लो बंटी कल को देख के आ गया सेल में एक नई चीज, उसको हम बोलेंगे बंटी सोम। लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम बेसिकली ये वेस्ट डिस्पोजल बोला जाता है, जो भी कचरे वाली चीज है, जो फालतू की चीज है। जैसे यहाँ से जब ये प्रोटीन को मॉडिफाई कर रहा था तो उसने कुछ प्रोटीन बना के दे दिए, ठीक है, लेकिन कुछ थैले ऐसे आए जो कि कचरे जैसे हैं। तो ये जो कचरे जैसे जो थैले हैं इसको बड़ा सा थैला बना दिया। जैसे होता नहीं हमारे घर में क्या होता है, डस्टबिन होता है, तो वो डस्टबिन में हम क्या करते हैं, सारे कचरे डालते हैं। तो ऐसे भाई सेल में इतने सारे काम हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा भी होगा जो फालतू का होगा। तो वो क्या, वो सारी की सारी चीजें जो है वो जो डस्टबिन में चले जाता है। वो डस्टबिन कौन सा है, इसलिए इसको वेस्ट डिस्पोजल भी बोलते हैं। वेस्ट डिस्पोजल क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें अगर कोई भी चीज डालोगे ना, देखो जो हमारे घर में जो डस्टबिन होती है उसमें क्या होता है, अगर कोई भी चीज हम डालते हैं तो वो तो गायब नहीं होती, बट इसके अंदर अगर कोई कचरा डालेंगे तो भाई वो गायब हो जाता है, ये ना कचरा भी खा जाता है। तो अगर मान लो कोई बैक्टीरिया बाहर से आए, वो जैसे लाइसोसोम देखेगा वो बोलेगा ओए ये क्या है, ये तो हमारा सदस्य नहीं लग रहा है, ये तो बाहर से आया लग रहा है, तो वो झट से उसको खा जाएगा, लाइसोसोम बैक्टीरिया को खा जाएगा। जैसे मान लो उसने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे 3-4 मेरे पास सेल के अंदर रखे हैं, लेकिन एक माइटोकॉन्ड्रिया ऐसे जो कि बूढ़ा हो गया, तो वो बूढ़ा हो गया ना, अब उसका क्या करेगा, वो ओल्ड ऑर्गेनिक्स है यानी कि ओल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, तो अब वो उसको भी डाइजेस्ट कर जाएगा। बोलेगा भाई फालतू में क्यों पड़ा हुआ है, क्यों एनर्जी ले रहा है, फालतू का खाना पीना क्यों खा रहा है, जब मरना है तो मर जाना। तो ओल्ड ऑर्गेनिक जो है उसको भी ये खत्म कर देता है। तो सारी की सारी जो वेस्ट चीजें वो सब इसके अंदर चले जाते हैं लाइसोसोम में। लाइसोसोम इसको डाइजेस्ट कर लेता है, क्योंकि इसके अंदर ना कुछ एंजाइम होते हैं। एंजाइम मैंने बताया कुछ केमिकल्स हैं जो कि केमिकल रिएक्शन को फास्ट कराते हैं। तो वो क्या करेंगे, एंजाइम जो भी वेस्ट चीजें हैं उसको खा जाते हैं। इसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम है, वो डाइजेशन कर जाते हैं यानी खा जाते हैं उसको। तो अगर लाइसोसोम की बात करें तो ये क्या है भाई, मेम्ब्रेन तो है ना, थैले में तो रखा है ना, इसको मेम्ब्रेन बाउंड है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम इसके अंदर होता है। दीज एंजाइम, ये जो एंजाइम है ना जो इसके अंदर रखे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो एंजाइम इसके अंदर रखे हैं, तो बंटी से पूछो कि ये एंजाइम बन के कहां से आ रहा है, तो वो कहता है कि ये एंजाइम मैंने ध्यान से अगर देखा मैंने तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आ रहे हैं। मैंने कहा कैसे, तो उसने बोला एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना होता है, और प्रोटीन जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बन रहे हैं, तो वहां से बन करके आ रहे हैं एंजाइम। ये सारे के सारे एंजाइम इसके अंदर जो घुसे हुए हैं ना, वो सारे के सारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन के आए हैं। और ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ सेल कहलाता है, क्योंकि बैक्टीरिया और ओल्ड सेल ऑर्गेनिक यहाँ पे एंड अप हो जाता है, डाइजेस्ट कर जाता है। अब एक बहुत अमेजिंग चीज इसने देखा है, कहानी ध्यान से सुनना, कहानी क्या है। एक सेल ये रही, और एक सेल ये रही, और एक सेल ये रही, और एक और सेल ये रही, मान लो 4 सेल है। तो बंटी ने ये देखा कि यार ये जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम के अंदर क्या हो रहा है, कुछ अजीब सी चीज हो रही है। उसने देखा ये हो क्या रहा है, तो फिर उसका वो कारण पता करा। उसने देखा कि ये लाइसोसोम के अंदर जुम्बा 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 पता नहीं क्या हो रहा है, ये समझ ही नहीं आ रहा, कुछ अजीब सा हो रहा है। तो उसने देखा ये सेल है ना, जो इस सेल के अंदर कुछ खराबी आ गई है। खराबी मतलब क्या, सेल अलग तरह से बिहेव कर रहा है। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया कुछ और काम कर रहा है, राइबोसोम कुछ और काम कर रहा है, सब उल्टा पुल्टा काम करने लग रहे हैं। सेल हो गई पूरी डिस्टर्ब, सेल डैमेज के कगार पे आ गई कि भाई सेल जो है ना, इससे अच्छा तो उल्टा सीधा काम करने से अच्छा तो ये ना कि काम ही ना करे या फिर मर जाए। तो लाइसोसोम क्या करता है, लाइसोसोम कहता है कि भाई मेरे पास अब एक ही चारा रह गया, अब मैं सारे केमिकल्स निकालूंगा, अपने सारे केमिकल्स निकालूंगा, पूरी सेल को डाइजेस्ट कर जाऊंगा। और बंटी भी यहीं पे है। बंटी कहता है भागो, सारे के सारे सेल की डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये सारा का सारा सेल डाइजेस्ट हो जाएगा, और बंटी यहाँ से भाग के अब दूसरे सेल को स्टडी करेगा, वो देखेगा। क्योंकि लाइसोसोम फट चुकी है, लाइसोसोम फट गई। तो लाइसोसोम ने क्या करा, ध्यान से सुनना, लाइसोसोम ने क्या करा, क्या लाइसोसोम ने कुछ ऐसा करा जिसकी वजह से सेल को सुसाइड करना पड़ गया, यानी कि अपने आप को मारना पड़ गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक ऐसी बैग है जो अगर फट गई तो सुसाइड कर लेगा सेल। हाँ, तो लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी कहा जाता है।
ड्यूरिंग सेल डिस्टर्बेंस और सेल डैमेज लाइसोसोम में बर्स्ट और एंजाइम डाइजेस्ट देयर ओन सेल। जब सेल में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुसाइडल वैक क्यों कहते हैं। जब सेल में डिस्टर्बेंस हो रहा होगा, सेल डैमेज की कगार पे जा रही होगी, तो क्या होगा, ये ना अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को बाहर फेंक देगा, जैसे अभी इसने निकाला, फिर ये पूरे सेल को डाइजेस्ट कर जाएगा। इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं ऑफ सेल। सुसाइड बैग ऑफ सेल है लाइसोसोम। बंटी कहता है कि हमने तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लिया और ये केमिकल्स क्या है सब देख लिया, गोल्जी एपेटाइटिस और इसका लाइसोसोम भी देख लिया, लेकिन ये चीज क्या है, इसको मैं ध्यान से देखता हूँ। तो बंटी यहाँ पे खड़ा होता है और इसको ध्यान से देखता है घूर घूर के कि ये है क्या। तो वो ये देखता है ना कि भाई यहाँ पे पता नहीं क्या बिजली बिजली जैसी कुछ चमक रही है, यानी कि यहाँ पे एनर्जी बन रही है। जब जो भी सेल में काम कर रहा है वो किस वजह से कर रहा है, उसके अंदर एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया दे रहा है। तो ये ध्यान से देखा बंटी ने। फिर उसका इसने देखा, यार अगर मैं इसको जूम करूं तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये ऐसा दिख रहा है। इसने देखा ये ऐसा है और इसके अंदर छेद है, इसके अंदर छेद है। इसकी जो मेम्ब्रेन है, ये कौन सी मेम्ब्रेन है, ये बाहर वाली मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन। और ये जो आउटर मेम्ब्रेन है इसमें छेद है, और छेद होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, पोरस। तो पोरस मेम्ब्रेन है। और फिर मैंने बोला जब छेद है तो तेरे को वो भी तो दिख रहा होगा उसके अंदर क्या है। तो उसने कहा अब तो मैं अंदर आ गया हूँ, लेकिन मैं अंदर देख के अब बता सकता हूँ क्या है। देखो अंदर मैं ये देख रहा हूँ कि मेम्ब्रेन है, लेकिन वो मेम्ब्रेन ना ऐसे ऐसे करके फैली हुई है, ऐसे 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 इस तरह से फैली हुई है वो मेम्ब्रेन। तो मैंने कहा इसको तू इनर मेम्ब्रेन बोलेगा। उसने कहा हाँ मैं इनर मेम्ब्रेन बोलूंगा, इनर मेम्ब्रेन। और ये इनर मेम्ब्रेन कैसी है, इनर मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया देखो, सरफेस जो चीज ऐसे ऐसे करके फैल जाती है, अगर उसका एरिया निकालोगे तो ज्यादा होगा, तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। तो इनर मेम्ब्रेन जो है उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, सरफेस एरिया ज्यादा है। तो ये जो छोटे छोटे ऐसे करके ये जो ऐसे उभरे हुए जो स्ट्रक्चर है ना, इसको हम कहते हैं क्रिस्टी, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। सिस्टर्नी नहीं कह रहा, सिस्टर्नी तो वो था जो गोल्जी में चांद जैसा स्ट्रक्चर था, ये क्रिस्टी है। क्रिस्टी को याद ना रखो तो भी काम हो जाएगा, लेकिन क्रिस्टी जो सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहा है। अब ये सरफेस एरिया क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। देखो बाहर तो कोई दिक्कत नहीं, बाहर कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको सरफेस एरिया कम ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर वाले को सरफेस एरिया ज्यादा क्यों चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एटीपी बन रहे हैं। एटीपी क्या होता है बताऊंगा, इससे ना बस इतना समझो अभी कि एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी जिससे मिल रही है, जिस केमिकल से, वो एटीपी वो यहाँ पे बन रहे हैं। अब जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतने ज्यादा तो एटीपी बन पाएंगे जगह जगह पे। तो अच्छा है ना, सरफेस एरिया ज्यादा है तो सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो ज्यादा एटीपी बनेगी, यानी ज्यादा एनर्जी आएगी, ज्यादा सेल अच्छे से काम कर पाएगा। एनर्जी ज्यादा होना बहुत जरूरी है, तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी बन रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। इसके अंदर दो मेम्ब्रेन है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन जो कि पोरस है, और इनर मेम्ब्रेन जिसका सरफेस एरिया बढ़ के उसको क्रिस्टी कह रहे हैं। फोल्ड है इसके अंदर बेसिकली, देखो ये फोल्ड है ना, फोल्ड कर दिया इसको मैंने, फोल्ड कर दिया। ये इंक्रीज करना है सरफेस एरिया को एटीपी जनरेटिंग केमिकल रिएक्शन के लिए। जो एटीपी को जनरेट करेगा वो केमिकल रिएक्शंस के लिए ऐसा हो रहा है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है ना, जितनी भी केमिकल एक्टिविटीज हो रही है सेल के अंदर उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है, एटीपी बना रहा है ना यहाँ पे, तो एटीपी बन रही है तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही है लाइफ के लिए, जिंदगी को अच्छा जिंदगी को जिंदा रखने के लिए, उस इंसान को जिंदा रखने के लिए, वो सारी की सारी यहीं से शुरू हो रही है। अगर ये ना हो ना तो भाई एनर्जी नहीं मिलेगी किसी को भी। ये जो काम कर रहे हैं ना छोटे छोटे की, ये केमिकल फेंक रहा है, ये कर रहा है, कोई कुछ नहीं कर पाएगा भाई, एटीपी नहीं होगा तो कैसे करेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ये एटीपी बना रहा है, एनर्जी बना रहा है। अब ये एटीपी क्या होता है, एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन, एडिनोसाइन भी बोल सकते हैं इसको, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। एटीपी होता क्या, अब देखो आप समझ जाओगे बहुत आसानी से। जैसे अगर मुझे कोई भी चीज खरीदनी है या किसी से भी कोई भी काम करवाना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ले थोड़े से पैसे रख ले, तो बोलेगा हाँ दे दे पैसे, पैसे यानी करेंसी रख ले। तो अगर मैं अमेरिका चले जाऊं तो वो बोलेंगे मुझे डॉलर चाहिए, अगर मैं यहाँ आ जाऊं इंडिया में तो मेरे को बोलेंगे रुपए चाहिए, अगर यूरोप में चले जाऊं तो यूरो बोलेंगे। लेकिन अगर मैं सेल की दुनिया में चले जाऊं, बंटी के साथ सेल की दुनिया में घूमने आया हूं मैं, तो मैंने बोला भाई माइटोकॉन्ड्रिया मेरे लिए कुछ काम कर दे, तो कह रहा पैसा दे पैसा। तो मैंने क्या किया, 10 का नोट निकाल के देगा, चल भाग, ये वाला पैसा नहीं। मैंने कहा कौन सा पैसा, कह रहा है भाई पैसा मतलब एटीपी दे मेरे को, एटीपी। तो एनर्जी करेंसी ऑफ सेल क्या है, एटीपी है वहां पे सेल की दुनिया में। अब बंटी ना यहाँ पे खड़ा होता है, यहाँ पे खड़ा होता है बंटी, तो वो देखता है कि यहाँ पे प्लास्टिड है,
तो प्लास्टिड अब ये ना प्लांट सेल के अंदर चला गया है, तो प्लांट सेल में वो देख रहा है कि प्लास्टिड दिख रहा है। जैसे कि सेल वॉल था, तो सेल वॉल सिर्फ सिर्फ प्लांट सेल में थी, जो पिंकी ने बताया था इसको। वैसे ही जो ये प्लास्टिड है वो किस में होता है, वो प्लांट सेल में ही होता है बस। और ये ना साथ साथ में इसको भी देख रहा है ध्यान से। तो जब ये दोनों को देख रहा है ना, तो यार इसको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों भाई बहन है। अब भाई बहन क्यों, देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये प्लास्टिड है, दोनों का शेप भी सेम है, बाहर से दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। भाई बहन तो सेम दिखते हैं ना लगभग, बस यही तो अंतर होता है कि एक भाई होता है एक बहन होता है, तो ये अंतर है थोड़ा सा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है कि इसमें अंदर फोल्ड दिख रहे हैं, फोल्ड दिख रहे हैं, ऐसे ऐसे फोल्ड दिख रहे हैं, फोल्ड। ये तो हमने देखा माइटोकॉन्ड्रिया में। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये भाई है, ये भाई है। और जो ये है, ये क्या, ये प्लास्टिड जो है ये बहन है। तो खास बात क्या है, अब ये भाई बहन क्यों बोल रहे हैं इसको हम, क्योंकि दोनों के अंदर अपना खुद का गोल गोल डीएनए होता है। देखो डीएनए ज्यादातर ऐसे पाया जाता है ना, बट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और प्लास्टिड के अंदर डीएनए गोल गोल रूप में पाया जाता है, गोल गोल ऐसा गोल गोल डीएनए, गोल गोल। तो गोल गोल डीएनए इसके अंदर मिलता है दोनों भाई बहन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में अपना डीएनए होता है और इसके अंदर राइबोसोम भी होते हैं खुद के, छोटे 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 छोटे, ये राइबोसोम है, छोटे छोटे ये राइबोसोम है, राइबोसोम। तो इन दोनों भाई बहन के अंदर क्या होता है, खुद का डीएनए भी होता है इन दोनों भाई बहन के अंदर, और खुद का राइबोसोम भी होता है। अच्छा अब ध्यान से सुनना, अगर इसके पास खुद का डीएनए है, अब एक चीज आप याद रखो, जिसके अंदर भी डीएनए, डीएनए मतलब बॉस, तो वो जो बॉस है उसके लिए एक दीवार काफी है क्या, कि एक दीवार से हो जाएगा, उसको सिक्योर करने के लिए एक दीवार काफी है? नहीं, उसके उसको सिक्योर करने के लिए हमें दो दीवार चाहिए। तो जहां जहां डीएनए होता है वहां वहां डबल मेम्ब्रेन होता है। अब कहाँ का डीएनए होता है, तो न्यूक्लियस में होता है, और कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और कहाँ होता है, प्लास्टिड में। तो इन तीनों जगह पे डीएनए है। अगर इन तीनों के पास डीएनए है तो इन सबके पास, तीनों के पास डबल मेम्ब्रेन दिखेगी आपको। डबल मेम्ब्रेन क्यों दिख रही है, डबल सिक्योरिटी चाहिए ना भाई, जो बॉस है उसको डबल सिक्योरिटी चाहिए। बाकी जो अगर मेम्ब्रेन लेस की बात करें, किसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, तो मेम्ब्रेन अगर आप राइबोसोम में देखेंगे तो उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता, और सेंट्रोसोम यानी सेंट्रियोल जो कि सेल डिवीजन में हेल्प करता है, उसके अंदर मेम्ब्रेन्स नहीं होते, यानी कि वो नंगे घूम रहे होते हैं। देन उसके बाद अगर सिंगल मेम्ब्रेन की बात करें तो जो भी चीज बच गई, जैसे गोल्जी अपैरेटस बच गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच गया, सब में आपको सिंगल मेम्ब्रेन दिखेगी। ये चीज आप अपनी कॉपी में लिख के नोट डाउन कर सकते हैं। बस तीन चीज याद रखना, कि जहां सिंपल एक चीज याद रखो कि जहां भी डीएनए होता है वहां पे आपको डबल मेम्ब्रेन दिखती है, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड में। इनके पास खुद का, मैंने माइटोकॉन्ड्रिया में ये चीज नहीं बताई थी क्योंकि मैं सोच रहा था एक साथ बता दूं सारा। तो माइटोकॉन्ड्रिया में खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। ऐसे प्लास्टिड जो इसकी बहन है उसके अंदर भी डीएनए और राइबोसोम होता है खुद का अपना, ऐसा नहीं कि बाहर से उधार लेके आ रहे ना, खुद का होता है। तो जो प्लास्टिड है वो सिर्फ प्लांट सेल में होता है, इसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। जो प्लास्टिड होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक्चुअल में तीन तरह के होते हैं, बट आपकी एनसीईआरटी में दो तरह का दे रखा, तो मैं दो तरह का ही बता रहा हूँ। दो तरह के कौन से, क्रोमोप्लास्ट हो गया एक तो जिसमें कलर होता है, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, और एक ऐसे जिसमें कलर नहीं होता जिसको ल्यूकोप्लास्ट बोलते हैं, ये व्हाइट रंग के होते हैं। अब क्रोमोप्लास्ट यानी कलर्ड, कलर्ड हो सकता है येलो ऑरेंज भी हो सकते हैं। तो जो येलो ऑरेंज पिगमेंट होते हैं उसको तो छोड़ ही दो, बात करते हैं जिसमें ग्रीन कलर होता है। तो जिसमें ग्रीन कलर, ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक पिगमेंट का नाम है जो कि ग्रीन रंग का है। जिसमें भी ये पाया जाएगा ना क्लोरोफिल, उसको हम बोलने लग जाएंगे क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट किसमें हेल्प करता है पता है, ग्रीन पार्ट है। तो ग्रीन पार्ट है तो किसमें हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। और जो ल्यूकोप्लास्ट है उसका काम क्या, वो प्राइमरी ऑर्गेनेल होता है। ये ना स्टोर करता है स्टार्च को, ऑयल को और प्रोटीन को। इन तीनों को, प्रोटीन के जो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होते हैं उसको, पूरे प्रोटीन को स्टोर नहीं करेगा, छोटे छोटे प्रोटीन के जो ग्रैन्यूल्स टुकड़े होते हैं उसको स्टोर करता है, स्टार्च और ऑयल को भी स्टोर करता है। और ये तो कलरलेस होता है ये ल्यूकोप्लास्ट। ये याद रखना कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये प्लास्टिड है, तो ये दोनों भाई बहन है, क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है, और दोनों की डबल मेम्ब्रेन भी होती है। अब पूरा का पूरा सेल के अंदर सारे साइटोप्लाज्म के जितने भी ऑर्गेनेल्स है सब देख लिया, अब क्या बचा है, तो मैंने कहा भाई तूने सब देख लिया लेकिन इसको भूल गया, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं तेरे को, तो यहाँ से हट, यहाँ से हट और यहाँ पे आ। अब यहाँ से देख तू इसको, ये वैक्यूल्स कहते हैं इसको, इस वैक्यूल्स को देख। तो वैक्यूल्स के बारे में कुछ बात पता है तेरे को, वैक्यूल्स की खास बात ये जो है, ये एक छोटी सी थैली है, ठीक है। ये ना स्टोर कर रही है, स्टोर करती है सॉलिड्स को और लिक्विड कंटेंट को। स्मॉल साइज होती है, एनिमल सेल में छोटी सी होती है, पिद्दी सी होती है, देखो कितनी छोटी छोटी। ये एनिमल सेल अगर है
प्लास्टिड को मत मानना। देखो अभी थोड़ी देर के लिए प्लास्टिड तो मैंने इसलिए लिया था ताकि आपको समझ आए प्लास्टिड के बारे में। तो अगर ये एनिमल सेल है तो उसमें छोटे छोटे चिन्ह चिन्ह से होते हैं वैक्यूल्स, बट अगर ये प्लांट सेल है, ये रहा, मान लो ये रहा प्लांट सेल, ये रहा, तो अब ध्यान से सुनना, प्लांट सेल में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। क्या रोल है? जैसे ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये जो मैंने बनाया है ये सेल वॉल है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लांट सेल के अंदर क्या होता है ना, प्लांट सेल में, प्लांट लिख देता हूं प्लांट सेल में क्या होता है, ये जो वैक्यूल होता है वो इतनी जगह घेर लेता है, बाकी सारा न्यूक्लियस और बाकी जो भी चीजें सब इतनी जगह में होती है। इतनी सारी जगह किसके लिए, इतनी सारी जगह किसके लिए, वैक्यूल के लिए। और ये वैक्यूल लगभग सेंटर में है ना, तो इसको हम कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल। ये सेंट्रल वैक्यूल है क्योंकि सेंटर में है, और ये 50 से 90% स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करता है प्लांट सेल के अंदर। प्लांट सेल में 50 से 90% ये जगह घेर लेता है भाई। तो ये भी लिखा हुआ है कि प्लांट सेल में बहुत लंबी है, बहुत लार्ज है, मतलब लार्ज मतलब बहुत फुली हुई है। सेंट्रल वैक्यूल जो होता है, जो सेंटर में होता है, ये वैक्यूल कई तरह के हो सकते हैं। फूड वैक्यूल हो सकते हैं, वैक्यूल यानी खाली जगह, फूड वैक्यूल हो सकते हैं, सेंट्रल वैक्यूल हो सकता है, या फिर कहीं और भी छोटे छोटे वैक्यूल्स हो सकते हैं। तो प्लांट्स के अंदर तो सेंट्रल वैक्यूल होता है जो कि बहुत बड़ा होता है, 90 से लगभग 90% जगह ये घेर लेता है। और फंक्शंस की बात करें वैक्यूल्स की, तो फंक्शन ये है कि देखो इसके अंदर है क्या, ऐसा क्या खास है इसके अंदर, तो इसने अपने अंदर सेल शेप घुसा रखा है। सेल शेप क्या होता है, थोड़ी जो सेल शेप मतलब आप कह सकते हैं कि कुछ मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम, कुछ भी जो भी है मिनरल्स वगैरह, और पानी। अगर मैं मान लो सेल शेप पता है कैसा दिखता है, जैसे अगर मान लो आपके पास पानी है, पानी में आपने नमक घोल दिया तो आपको जैसा दिखेगा ना वैसे ही सेल शेप होता है प्लांट के अंदर। तो सेल शेप समझ आ गया ना, तो सेल शेप होता है। और इसकी वजह से क्या होता है, देखो कितना मोटा है। तो अगर ये मोटा है तो इसकी वजह से एक और फायदा है कि प्लांट्स को ना रिजिडिटी मिलेगी, रिजिडिटी यानी सपोर्ट मिलेगा, बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट, कि भाई इसको कोई छेड़ नहीं सकता प्लांट सेल को जल्दी। इसके अंदर ना ये जो वैक्यूल है ये स्टोर करता है एमिनो एसिड्स को और शुगर्स को, कुछ प्रोटीन्स है जिसको भी स्टोर कर सकता है, ये छोटे छोटे प्रोटीन्स होते हैं उसको भी स्टोर कर लेता है कभी। अब अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा पता है ना क्या कौन है भाई, वही इसका कोई शेप नहीं है, अब मैं कुछ भी बना दूं उससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसके अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं, यानी कि ये इसके अपने वैक्यूल्स के अंदर खाली जो जगह है वैक्यूल्स उसके अंदर फूड को रखता है ये। तो अमीबा के अंदर फूड वैक्यूल पाया जाता है। अब कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें ये जो वैक्यूल होता है वो क्या करता है, जैसे मान लो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है कोई, मान लो ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या करेगा ना, जो एक्सेस वाटर है वो अपने अंदर रखेगा और फिर बाद में ये इसको बाहर फेंक देगा, थोड़ा थोड़ा मेम्ब्रेन के पास आएगा और फिर बाहर फेंक देगा। और वेस्ट ऑफ सेल को भी अपने अंदर सजा करके रखता था, उसको एक्सपेल कर दे बाद में बाहर, वो बाद में उन सबको जो भी एक्सेस वाटर और वेस्ट है उसको बाहर एक्सपेल कर देगा। अब जब हम पूरा का पूरा सेल अच्छे से घूम के आ चुके हैं, प्लांट एनिमल्स जितने भी सेल थे सब में हम अच्छे से जब घूम के आ चुके हैं, तो क्या हम इनका डिफरेंस नहीं बता सकते? तो बहुत आसान है इसका डिफरेंस, अब आप देखना बहुत आसानी से बता पाओगे, और ये आपको ऑटोमेटिकली पहले से याद हो चुके हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो देखो जो सेल शेप होता है, प्लांट सेल कैसा होता है, स्क्वायर या हेक्सागोन होता है, पता तो है हमें, ऐसा दिखता है वो ऐसा, हम तो इतनी देर से ऐसा ही शेप बनाया जा रहे थे इसका प्लांट सेल का। तो स्क्वायर या हेक्सागोन है। एनिमल सेल जो होते हैं वो राउंड बना रहे थे इतनी देर से, एनिमल सेल राउंड ही तो बनाया जा रहा था हमें। और सेल वॉल भाई प्लांट सेल के अंदर, याद है पिंकी ने बोला था कि सेल वॉल है यहाँ पे बंटी को, तो प्लांट सेल में होता है वो। एनिमल सेल में जो है सेल वॉल थी ही नहीं, तभी तो पिंकी ने उसको वहां बुलाया था देखने के लिए कि देख यहाँ तो सेल वॉल भी है। और न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस ना लाइज एट वन साइड, इसमें वन साइड होता है, प्लांट सेल में एक तरफ होता है। क्यों? देखो ये सेल वॉल है और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे सेंट्रल वैक्यूल था, तो सेंट्रल वैक्यूल यहाँ बीच में आ गया यार, तो यहाँ पे न्यूक्लियस आएगा। तो न्यूक्लियस एक दूसरी तरफ चला जाएगा, यानी कि वन साइड चला जाएगा, तो न्यूक्लियस लाई एट वन साइड। जबकि एनिमल सेल में क्या था, बार बार मैं एनिमल सेल में न्यूक्लियस बीच में ही बना रहा था, सेंटर में बना रहा था। प्लास्टिड की बात करें तो प्लास्टिड कहाँ होता है, प्लास्टिड तो प्लांट सेल में होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट इन प्लांट सेल। एनिमल में तो होता ही नहीं, उसको क्या क्लोरोफिल, उसको क्या हरे रंग का होना है, उसको क्या फोटोसिंथेसिस करना है जो प्लास्टिड रखेगा अपने में, नहीं। और वैक्यूल की बात करें तो इसमें तो बहुत लार्ज है, याद है 50 to 90% स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल में वैक्यूल छोटे छोटे बना रहा था मैं, छोटे छोटे एकदम, तो स्मॉल होते हैं वैक्यूल्स एनिमल सेल में। ये सारे के सारे डिफरेंस आपके अब दिमाग में बैठ चुके हैं, क्योंकि हमने इसको इतना डिटेल में देख लिया है ना कि ये क्वेश्चन तो एकदम हलवा लगेगा अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। अब बंटी कहता है ना कि मेरे दिमाग में एक डाउट है,
मैंने पूरा सेल पढ़ दिया भाई, इतना तो मेहनत से पढ़ा, इतना पूरा पढ़ लिया, सब समझा दिया, तो पूरी जगह पे घूम के आ गया बंटी, तब भी तेरे मन में अब भी डाउट है, क्या डाउट है बता। तो वो कहता है कि याद है रुडोल्फ फिरको ने बोला था कि सेल थ्योरी को एक्सपेंड करके कि जो अभी की जो सेल है, जो नई सेल अभी बनी है वो कहाँ से आई है, वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आई है। तो वो कैसे आई है, तो वो सेल डिवीजन से आई है, तो मैंने कहा था। तो वो सेल डिवीजन होता क्या, एक्चुअली मुझे एक्सप्लेन कर दो कि सेल डिवीजन होता क्या। तो मैंने कहा इधर सुन, जो सेल डिवीजन होता है ना, वो दो तरह का होता है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में क्या होता है, जब आपको ग्रोथ करनी है, बड़ा होना है, यानी कि डेवलपमेंट करना है, एक से दो, दो से चार करने का चीजों को, तो डेवलप करने के लिए मुझे माइटोसिस करना होगा। इसमें क्या होता है ना, देखो एक सेल है, उसके अंदर जितने क्रोमोसोम है, उसका वो जो क्रोमोसोम है उतना ही रहेगा। अब ये ऐसा क्या क्यों होता है, देखो ध्यान से समझना। अगर मान लो मेरे पास एक ऐसा है ना, इसको कहते हैं सेंट्रोसोम, और ये क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है। तो अगर माइटोसिस में क्या होता है, ये सेंट्रोसोम तो रहता ही है, बट ये वाला और इतना यहां से आधा आधा हो जाता है, तो ये वाला हिस्सा कट गया, तो ये वाला हिस्सा कट जाता है, वो दूसरे सेल में चला गया। तो इसमें ऐसा हुआ, देखो ये क्रोमोसोम है, तो ये कट गया, और ये कटने के बाद यहाँ पे आ गया, दो टुकड़े बन गए, यहाँ पे भी ये कट गया, इसके भी दो टुकड़े बन गए। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैसे डिसाइड करते हैं कि सेंट्रोसोम कितने हैं, ये बिंदु कितना है, ये जो बिंदु होता है ना, ये बिंदु जितने ये बिंदु होते हैं उतने क्रोमोसोम होते हैं। तो इसमें दो बिंदु है, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, तो इसमें क्रोमोसोम कितने हैं, दो। और इसमें कितने हैं, एक दो बिंदु है, तो इसमें भी क्रोमोसोम दो है। इसमें कितने हैं, दो बिंदु है, तो दो क्रोमोसोम है। तो इसमें ना ध्यान से देखो, जब अपने सेल डिवाइड करी है तो क्या क्रोमोसोम नंबर बदला, नहीं बदला, क्रोमोसोम नंबर तो सेम है यार। डॉटर सेल्स जो होती है, डॉटर सेल बोलते हैं इसको, बेटी सेल, बेटी है ये, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसमें, जितने मदर सेल में थे ना उतने इसमें भी है, डॉटर सेल में भी है। और ये ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ टिश्यू में हेल्प करते हैं। माइटोसिस की बात करी हमने। अब जो मियोसिस है ना, उसको ध्यान से समझना, क्योंकि 10th क्लास में जब मिलेंगे दोबारा तो वहां पे बहुत मजा आने वाला है इसको और पढ़ने में अच्छे से। तो इसमें क्या होता है ना, मियोसिस जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की कुछ सेल्स होती है, जैसे टेस्टिस और ओवरीज में कुछ सेल्स होती है, तो वो डिवाइड करती है एनिमल या प्लांट सेल में, डिवाइड करती है और गैमिट्स बनाते हैं। गैमिट्स तो आपको पता होगा। और इसमें क्या होता है, दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव यानी लगातार डिवीजन होता है। पहले डिवीजन हुआ फिर दोबारा तो दो डिवीजन लगातार होता है। असल में ना ये जो पहला डिवीजन होता है इसको हम बोलते हैं मियोसिस फर्स्ट, और जो दूसरा डिवीजन होता है उसको हम बोलते हैं मियोसिस सेकंड। तो लगातार दो डिवीजन होते हैं, ऐसा रुकता नहीं है, कहानी रुकती नहीं है कि एक बार डिवीजन हो गया काम खत्म, नहीं, टू कॉन्जिक्यूटिव डिवीजन होता है। और आप खुद बताओ कितने सेल बने, तो चार सेल बने, और चारों के चारों सेल जो है आइडेंटिकल नहीं होते, एक जैसे नहीं होते, सब अलग अलग होते हैं। न्यू सेल्स जो नए सेल है, अभी ध्यान से देखना, देखो इसमें एक बिंदु, दो बिंदु, यानी कि क्रोमोसोम कितने, दो, और इसमें कितने बिंदु, एक बिंदु, इसमें कितने, एक एक एक, तो सब में एक एक बिंदु, यानी कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधा हो गया है। तो मियोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। तो न्यू सेल जो नई सेल्स हैं, डॉटर सेल्स बोलते हैं इसको, इसमें हाफ हो जाता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के मुकाबले। ये मदर है, ये मम्मी है, और ये बेटियां है, तो बेटी जो है उनके अंदर क्रोमोसोम की संख्या आधी हो गई है। अब मैं कहता हूँ बंटी अब तेरे को कोई डाउट है, तो कहता नहीं अब मैं खुश हूँ, मेरे को मजा आ गया सेल पढ़ के, एकदम इतना मस्त लगा ना सेल की पूरी कहानी, कि मैं सेल के अंदर घूमने गया। कहाँ से शुरुआत की थी, एक बार रिवाइज करते हैं। कि मैंने पहले सेल देखा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखा, फिर मैंने उसके बाद न्यूक्लियस में देखा, बॉस को जाना, बॉस के बारे में डीएनए डीएनए जीन्स तो देखा, फिर उसके बाद मैं साइटोप्लाज्म में गया तो मैंने वहां पे ईआर को देखा, गोल्जी apparatus को देखा, लाइसोसोम को देखा, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, और जितने भी वैक्यूल्स थे उन सबको देखा। सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में बहुत बड़ा होता है। सारी की सारी चीजें देख ली मैंने, बहुत मजा आया मेरे को। मैं पूरा जो घूम करके आया ना, इतनी अपनी जिंदगी में कभी भी ऐसा घूमा नहीं था, तो बहुत मजा आया। मैंने कहा ठीक है तूने तो घूम लिया, लेकिन बंटी तू एग्जाम की तैयारी कर रहा है, भूल गया? अगर तू एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो तू सेल में क्यों घूम रहा है भाई? ऐसा करना, इसके पिछले सालों में जो सवाल आ रखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसको कर ले। तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तूने उसको कर लिया तो तेरा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान होने वाला है, और तू आंसर भी देगा एग्जाम में अच्छे से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पहला सवाल है, एमसीक्यू है ये, बेसिकली सेल ऑर्गेनेल बताना है जो कि डिटॉक्सिफाई करता है मैनी पॉइजन्स को और ड्रग्स को। मैंने बोला था ना प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है इसका। तो इसका आंसर क्या है, आपको इसका आंसर देखो, गोल्जी apparatus, लाइसोसोम, स्मूथ ईआर या वैक्यूल्स, क्या आंसर है इसका? इसका आंसर कमेंट कर दो भाई, बड़ा आसान सवाल है, इसका आंसर आप खुद ही बता सकते हैं, मुझे पता है बहुत आसान है यार ये तो। दूसरा क्वेश्चन है एसर्शन रीजन, बोला कि सेल वॉल नॉन लिविंग होती है। हाँ ये बात तो सही है, सेल वॉल नॉन लिविंग है। कह रहे हैं इट डज नॉट, ये ऑफर नहीं करता प्रोटेक्शन को डेफिनेट शेप को। भाई शेप तो देता था ना ये, याद है?
सेल वॉल ये है ना बाहर जो होता है, ये सेल वॉल है। तो भाई ये तो प्रोटेक्शन दे रहा था, इसने थोड़ी ना मना किया था प्रोटेक्शन से। तो ये कह रहे हैं कि डज नॉट ऑफर प्रोटेक्शन डेफिनेट शेप और सपोर्ट टू द सेल, ये तो गलत है, रीजन गलत है, असर्शन सही है यहाँ पे। तीसरा सवाल देख के ये मत सोचना कि ये बड़ा क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू है, बड़ा दिख रहा है क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ऑप्शन बड़े बड़े हैं, तो ठीक है। बोला कि अ सेल प्लेस्ड इन सॉल्यूशन, एक जो सेल है उसको सॉल्यूशन में रखा गया, वो श्रिंक हो जाएगी। कब श्रिंक होती है? तो याद है आपको कब श्रिंक होती है? तो हमें याद है, देखो अगर मान लो बीकर की बात करें तो इसमें अगर वाटर भरा हुआ है, तो अगर ये सेल है तो ये श्रिंक कब करती है? श्रिंक करने का मतलब क्या है? यानी कि सिकुड़ना, यानी कि पानी बाहर जाएगा। तो पानी बाहर कब जाएगा? जब पानी बाहर जब जाएगा, जब बाहर के मीडियम में पानी कम होगा, पानी कम बाहर कम पानी हुआ, बाहर कम पानी होगा तभी तो भाई पानी बाहर जाएगा, सिंपल सी बात है ना, तभी तो श्रिंक करेगा। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन है। बोला कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज सेम इनसाइड दी एंड द सराउंडिंग, मतलब दोनों सेम है, बाहर अंदर दोनों सेम है। तो सेम होगा तो तब होगा क्या? तब वो श्रिंक करेगा, तब तो कुछ नहीं होगा भाई, तब तो आइसोटोनिक है, सेल का साइज सेम रहने वाला है, हमने देखा है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज लेसर, जो वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन है वो लेसर इनसाइड द सेल, सेल में कम है, इनसाइड द सेल कह रहे हैं, सेल में कम है कह रहे हैं। अगर सेल में कम है वाटर, तो वाटर तो सेल के अंदर आना चाहिए, और सेल के अंदर आना यानी सेल का फुलना, तो सेल फुलनी चाहिए, स्वेल करनी चाहिए, बट ये तो श्रिंक हो रही है, तो ये आंसर नहीं है, बी भी आंसर नहीं है। सी है द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल इज हाइयर, जो सेल है, जो सेल है, ये वाले जो सेल है, ये सेल, इसके अंदर वाटर हाई है, वाटर हाई है। अगर इसके अंदर हाई है तो बाहर के मीडियम में वाटर ऑटोमेटिकली कम होगा, यानी कि वाटर ज्यादा से कम की तरफ जाएगा, तो सेल से बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर कम है ना, अंदर ज्यादा तो बाहर ऑटोमेटिकली कम है। तो सेल के पानी बाहर जाएंगे, यानी कि सेल होगी श्रिंक, यानी पिचकने लगेगी, सिकुड़ने लगेगी, तो ये ऑप्शन सही है। अच्छा, डी में क्या कह रहे हैं? डी में कह रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन सराउंडिंग सॉल्यूशन डज नॉट मैटर। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है, वाटर मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन तो डिपेंड करता ही है ना, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं करता, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने पूछा है कि हाउ डज फंजाई और बैक्टीरिया, जो फंजाई और बैक्टीरिया जो है विदस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। कह रहे हैं कि जो फंजाई और बैक्टीरिया है वो एनिमल सेल से कैसे अलग है। तो देखो सिंपल सी बात है, मैं एक बात बताता हूँ आपको, जो फंजाई और बैक्टीरिया होते हैं ना, इनके पास भी सेल वॉल होती है, जैसे प्लांट के पास होती है, इनके पास भी सेल वॉल होती है। तो क्या होता है ना, जब अगर मान लो सराउंडिंग मीडियम में रखा हुआ है, तो वो जो मीडियम होगा सराउंडिंग, या तो हाइपरटोनिक होगा या हाइपोटोनिक होगा, या फिर कैसा भी हो सकता है मीडियम, तो हाइपर या हाइपो ही होगा, बट तो या तो वो श्रिंक करना चाहेगी या तो वो फैलना चाहेगी, तो वो दोनों में से एक भी नहीं कर पाएगी, ना तो वो सेल श्रिंक कर पाएगी ना तो वो फैल पाएगी। क्यों? क्योंकि याद है सेल वॉल जो है, देखो अगर वो सिकुड़ना चाहेगी तो सिकुड़ जाएगी, लेकिन उसका जो सेल वॉल है वो तो शेप वैसा का वैसा बना के रखेगा, उसको चेंज नहीं करने देगा, क्योंकि सेल वॉल, इनमें सेल वॉल शेप डिफाइन करता है, इसीलिए। तो बेशक जो कंटेंट है जो इसके अंदर का सेल का वो पिचक गया, लेकिन सेल वॉल तो वैसी की वैसी है, तो फिर शेप कहाँ चेंज होगा, तो इसीलिए ये आराम से रह सकते हैं अलग अलग मीडियम में। कि अगर पानी अंदर आने की बात है तो पानी अंदर आएगा कैसे, तो ये एक और काम कर सकते हैं, पता है क्या? इनके पास ना वाटर के जो वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, तो ये क्या करते हैं ना, जो एक्स्ट्रा वाटर होता है ना, जैसे मान लो वाटर अंदर आए जा रहा है, तो ये वैक्यूल्स में वाटर इकट्ठा कर लेते हैं और फिर उसको बाहर फेंकते जाते हैं, इधर से वाटर आ रहा है, इधर से फेंकते जा रहे हैं, इधर से वाटर आ रहा है, वैक्यूल्स में इकट्ठा करके फेंकते जा रहे हैं, ऐसे करते हैं ये फंजाई और बैक्टीरिया, पता है। इसीलिए वो एनिमल सेल्स की तुलना में आसानी से जिंदा रह पाते हैं और आसानी से। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ रखा है एग्जाम में। पांचवा क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन मिलाकर के 3 मार्क्स का है। बोला व्हाट हैपन इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डैमेज, मतलब सेल का ऑर्गेनाइजेशन अगर डैमेज हो गया ड्यू टू सर्टेन फिजिकल और केमिकल रीजन, तो क्या होगा भाई? क्या होगा? लाइसोसोम अपनी एक्टिविटी दिखाएगा और वो सेल को डिस्ट्रॉय कर देगा, यानी कि सेल को पूरा डाइजेस्ट कर जाएगा, सुसाइड हो जाएगा भाई सेल का, है ना। और सेकंड क्वेश्चन है नेम द मटेरियल्स, मटेरियल्स का नाम बताना है, ऑफ विच सेल वॉल किसकी बनी है और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है। तो जल्दी से बताओ सेल वॉल किसकी बनी है, सेल वॉल किसकी बनी है? हाँ ठीक है, मुझे सब सुनाई देता है, आपने कमेंट में आंसर लिख दिया, मुझे पता है। और सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी है, तो ये भी बताना है सेल मेम्ब्रेन। देखो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन ये अलग से भी 2 मार्क्स में पूछ लिया जा सकता है कि ये किससे बना होता है, तो मैंने ये बता रखा है आपको, आप कमेंट में मुझे बता देना इसका आंसर, कमेंट में आप दोगे, और अगर आंसर सही हुआ तो उस आंसर को पिन कर दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट डाउन वन सिग्निफिकेंस, एक सिग्निफिकेंस यानी एक काम बताना है इनका,
किनका? इन सबका। और एक एक काम बताते जाओगे 5 नंबर मिलते जाएंगे, एक एक नंबर एक एक नंबर 5 नंबर हो गए, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। न्यूक्लियस का काम क्या है भाई? कंट्रोल द होल एक्टिविटी ऑफ सेल, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका कंट्रोल करता है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? गोल्जी बॉडी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम करता है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज अ पावर हाउस ऑफ सेल, फॉर्म एनर्जी इन द सेल। देन उसके बाद क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट बेसिकली किचन ऑफ द सेल है, किचन ऑफ द सेल कहते हैं उसको। और लाइसोसोम जो है वो क्या है? लाइसोसोम की बात करें तो लाइसोसोम तो डाइजेस्टिव एंजाइम रखता है, तो वो वेस्ट डिस्पोजल ऑफ सेल है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इन्होंने पूछा कि देयर वुड बी नो प्लांट, यहाँ अगर कोई भी प्लांट नहीं होगा, क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं होगा तो, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो कोई भी प्लांट नहीं होगा, वो हमें जस्टिफाई करना है स्टेटमेंट को। तो भाई सिंपल सी बात है, क्लोरोप्लास्ट अगर नहीं होगा तो फूड कैसे बनेगा भाई? फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो फूड कहां से बनेगा? फूड नहीं बनेगा तो प्लांट कैसे सस्टेन करेगा? प्लांट क्या हम भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे? जब फूड ही नहीं आ रहा तो सस्टेन कैसे करोगे भाई? ये बता दो मेरे को। फिर उन्होंने बोला सेकंड में, हाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डिफरेंट फ्रॉम सेल वॉल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल से कैसे अलग है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो इनर कवरिंग हो गई और ये लिपिड प्रोटीन की बनी होती है, जबकि सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है ना। ये सब बेसिक बेसिक चीजें मैं बता, एक दो अंतर भी लिख के आ गए ना तब भी नंबर मिल जाएंगे। फिर बोला राइट टू डिफरेंस, दो डिफरेंस लिखने हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। भाई हमने तो 4 पढ़े थे, 3-4 कम से कम। क्यों? प्रोकैरियोटिक छोटी होती है, यूकैरियोटिक बड़ी होती है। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड नहीं होता, मतलब ये एक तरह से नंगे होते हैं ना प्रोकैरियोटिक, है ना, बताया था ना। और इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे फिर तो। बाकी उसका ऑपोजिट यूकैरियोटिक में लिखते जाओ। और इसमें सिंगल क्रोमोसोम था, इसमें मोर देन 1 क्रोमोसोम था। ये 5 नंबर का सवाल है, अगर तीनों का आंसर आप सही देते हो तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से आपको क्वेश्चन ज्यादातर दिखने वाले हैं। देखना आप ये वाला सेशन याद रखना, इस वाले का जो टाइम है, सेशन का जो टाइम है वो याद रखना, और जा करके देखना अपने पेपर में। आपके पेपर में इसमें से 90% सवाल आपको इसी प्रीवियस ईयर में से मिलने वाला है। जो क्वेश्चन ये है ना वहीं से या उसके अराउंड ही सवाल आएंगे, कोई बाहर से नहीं बनता है पेपर, है तो यही टॉपिक्स में से। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई इज द सेल कॉल्ड स्ट्रक्चर। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं भाई? क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच सेल ऑर्गेनेल, कौन सा सेल ऑर्गेनेल को हम पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं? ये तो बड़ा आसान है, और ये भी बता देना क्यों कहते हैं, क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करता है एटीपी, तो उसे पावर हाउस कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल में भाई ये तो आपको पता ही है, इतना आसान सवाल है ना, आप बता सकते हैं इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, 2 सेल ऑर्गेनेल बताने हैं जिनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है। तो याद है भाई बहन, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों भाई बहन थे, दोनों के पास क्यों भाई बहन बोल रहे? क्योंकि राइबोसोम और डीएनए इसीलिए। और क्वेश्चन नंबर इसका बी है, व्हाट इज द रोल ऑफ दिस डीएनए। इस डीएनए और राइबोसोम का रोल क्या होता है भाई? इस डीएनए का रोल होता है कि कंट्रोल कर सके माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड को, और राइबोसोम का रोल होता है कि इससे रिलेटेड जो इसको प्रोटीन की जरूरत है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड को वो बना दे। राइबोसोम तो प्रोटीन फैक्ट्री है, तो प्रोटीन जो भी जरूरत है वो बना दे, इसीलिए। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर आप दोनों का आंसर दे देते हो तो इसमें अगर आप नाम लिख दोगे तो 1 नंबर मिल जाएगा, फिर आप बता दोगे कि रोल क्या है डीएनए और राइबोसोम का, तो 2 मार्क्स मिल जाएगा। स्टेप वाइज भी मार्किंग होती है भाई, आप अगर कुछ क्वेश्चन करते हो थोड़ा बहुत भी लिख के आते हो ना तो आपको मार्क्स मिलते हैं। नंबर 11 देखो, बोला है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ वैक्यूल। वैक्यूल का फंक्शन क्या है? तो भाई फूड वैक्यूल होता है और सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट में, वो फंक्शन हमने पढ़े 3-4 पढ़े थे, उसको लिख देना। फिर उसके बाद बी में बोला है कि एक्सपेंड द फॉलोइंग, फुल फॉर्म भी पूछ लो, एक एक मार्क्स से फुल फॉर्म पूछे, 3 मार्क्स से होगा, एक एक मार्क्स के सारे। तो इसके फुल फॉर्म तो बड़े आसान है, आप इसको कमेंट करके बता सकते हैं। एटीपी मैं बता ही देता हूँ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और एसईआर क्या होता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर नहीं होता एसईआर मतलब सर। 12 क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग। आंसर देना है क्या? वेयर आर द प्रोटीन सिंथेसाइज इन सेल। प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है सेल के अंदर? तो प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम होती है, और राइबोसोम कहाँ होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे होती है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वहां पे प्रोटीन्स बनते हैं। क्वेश्चन बी में पूछा है, व्हाट इज द ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस का मतलब हमने पढ़ा था कि डिफ्यूजन ही तो है ये। डिफ्यूजन यानी कि हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ वाटर का मॉलिक्यूल थ्रू सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, उसको ऑस्मोसिस बोलते हैं हम। एग्जांपल की बात करें तो आप एग्जांपल दे सकते हैं। इसमें बोला है कि विच ऑर्गेनेल इज नोन एज किचन ऑफ द सेल। किसको कहते हैं किचन ऑफ सेल? कौन है भाई? अभी तो बताया क्लोरोप्लास्ट है किचन ऑफ द सेल। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट अगर ना हो तो फूड नहीं बनेगा। अब कह रहे हैं वाई, क्यों है किचन ऑफ द सेल? भाई फूड बन रहा है, जहां फूड बनेगा उसको किचन ही तो बोलेंगे, उसको बेडरूम थोड़ी ना बोलेंगे। तो वो किचन क्यों है? क्योंकि वहां फूड बन रहा है।
अब इसके जो भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप इसको देख के जरूर जाना एग्जाम में, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना आपको 90% से ज्यादा क्वेश्चन यहीं से फंसने वाले हैं आपके एग्जाम में। देखना आप जब एग्जाम देख के आएंगे तो वहां पे आपको दिखेगा कि यार ये तो यही क्वेश्चन है, इससे बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बार बार देखो और खुद सॉल्व करने की आंसर खुद से लिखने की कोशिश करो कॉपी में, तब ज्यादा सही रहेगा। अब देखो हमारा क्या है ना, क्लास 9 साइंस का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है सारा का सारा। अगर आपको साइंस की और वीडियोस देखनी है ना तो इस वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक करो और बाकी पेपर बहुत अच्छे से दे के आना। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।